Hello, my dear students, and how are you all? Good morning to all of you. So, guys, today we have a very important topic. Today we will discuss 50 most important questions of pronoun. So, guys, if you want to crack CDS, AFCAT, CAPF with India's largest learning platform, so join Unacademy Plus, take the subscription beta, and you will be able to access unlimited live and recorded classes from India's best educators. So, for that, you have to take the subscription. एंड दिस इज योर ओन चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड दिस इज द टीम विच इज प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट डेली। ओके, नाउ गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस 50 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। हम 50 बहुत बढ़िया सेलेक्टेड से क्वेश्चंस का बेटा डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोनाउन क्वेश्चंस टुडे वी हैव। दिस इज अबाउट मी बेटा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक सीडीएस, AFCAT, CAPF और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर कर चुका हूँ। ओके, एंड इफ यू वांट टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन विद अनअकैडमी प्लस, तो बेटा आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा AMSIR। After that, you will get 10% instant of flat discount on any subscription. Guys, ये हमारे कुछ चैनल हैं। Let's Crack Defense Exams, Defense Exams Quest, Let's Crack Current Affairs। आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब करो, you will get the best content here। आपको डेली यहाँ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो you will be updated। Now guys, ये है आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ओके, सो गाइज, व्हाट द बेनिफिट वी हैव विद द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो मैं आपको पहले समझा दूं बेटा। अगर आप एस्पिरेंट है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो SSC है, CDS है, बैंकिंग है, UPSC है, व्हाट एवर द एग्जाम यू हैव, तो बेटा आपके सेल फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप 100% होना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। आप सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, CDS, AFCAT, CAPF, जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे वो डिफेंस है, बैंकिंग है, SSC है, व्हाटएवर। उसके बाद बेटा इसका जो लॉगिन है, मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनना। इसका लॉगिन बेटा 100% फ्री है। लेसन, 100% फ्री है, यानी कि लॉगिन के लिए बेटा आपको कोई चार्ज नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो लॉगिन इज 100% फ्री। एंड व्हाट द बेनिफिट वी हैव विद द लॉगिन, बेटा लॉगिन का ये बेनिफिट है कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, किसी भी कैटेगरी के, नॉट ओनली द डिफेंस कैटेगरी ओनली, किसी भी कैटेगरी के, दे आर प्रोवाइडिंग विद द फ्री स्पेशल क्लासेस। बेटा वो आपको फ्री स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, बात समझ गए। तो बेटा इन क्लासेस को अवेल करने के लिए, फ्री स्पेशल क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको बस एक काम करना है, इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी विद दोज टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, ठीक है। तो ये तो कोई भी कर सकता है। अपार्ट दैट बेटे यहाँ जो, अगर आपको फिर ऐसा लगे कि नहीं मुझे तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ना है पूरा का पूरा, तो बेटा स्ट्रक्चर्ड कोर्स करने के लिए सब्सक्रिप्शन लिखा आएगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तब आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे AMSIR, ठीक है। इसका बेनिफिट इतना होगा कि यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो बात समझ आई बेटा। फ्री पढ़ने के लिए लॉगिन जरूर करें, सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी। और फिर आपको अगर ऐसा लगता है नहीं एक बार मैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज पढ़ना चाहता हूँ इन सारे एजुकेटर्स हैं, तो बेटा आपको AMSIR लिख के आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। लिखा है ना गेट सब्सक्रिप्शन, तो आपको साथ के साथ 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। These are the subscriptions Unacademy is providing you all: 1 month, 3 month, 6 month, 12 month and 24 months। अब आता है कि हम कौन सा सब्सक्रिप्शन लें। बच्चे बड़ा ऐसे सोचते रहते हैं कि पहले 1 महीने का लेके देख लेते हैं कि ठीक से काम करता नहीं करता है। तो बेटा पहली बात तो मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर कर दूं कि रीसब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती है, कि यानी कि आपको जो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा बेटा वो पहले ही बार में मिलेगा, दोबारा में कोई 10% ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन होते हैं बेटा, अगर आप शॉर्ट कलेक्शन सिलेक्शन है, आपको लगता है कि आप तो एक ही बार में डिफेंस जैसे एग्जाम निकाल सकते हैं, तो 6 मंथ्स बेस्ट होगा, ठीक है बेटा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मतलब तैयारी करनी है, इट विल टेक टाइम, तो 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन बेटा बेस्ट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? बड़ा आसान है बेटा, एग्जाम रिसाइकिल्ड होते हैं। मानो आपने CDS 1 दिया, तो जब तक आपका CDS 2 आएगा तो आपकी बाकी फॉर्मेलिटी चलती रहती हैं, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि CDS 2 ना दें, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, CDS 1 CDS 2 अगर दोनों एग्जाम देने तो 12 महीने बिल्कुल बेस्ट रहता है। इससे अलग मैं आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, यहाँ SSB की भी तो तैयारी कराते हैं, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि आप ये सब्सक्रिप्शन लेके बस सीडीएस की ही तैयारी करेंगे। बेटा जितने भी सीडीएस के बैचेस है वो पढ़ो, एफकेट के वो पढ़ो, सीएपीएफ के वो पढ़ो, ठीक है, आई नेट के बैचेस है बेटा वो पढ़ो, समझ पा रहे हो आप, और एनडीए के बैचेस है वो पढ़ो। तो कहने का मतलब ये आपको सिर्फ कैटेगरी का सिलेक्शन लेना है बेटा, कोर्स का नहीं लेना है। फिर आप कितने भी कोर्सेज पढ़ सकते हो, कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो। तो अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है अनअकैडमी प्लस, ठीक है। तो बच्चों ये जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है मेरे ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एक साल इस एग्जाम को क्लियर करने में लगी जाती है, और ये आपको मिलता है 8800 में, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आप डिफरेंस देखेंगे। तो बेटे जैसे आप एम सर लिखोगे ना, तभी इंस्टेंट आपको दिखाई देगा 10% का डिस्काउंट, और आपकी फीस हो जाएगी 7920। वैसे तो आपको 8800 देना है, लेकिन मेरा रेफरल कोड यूज करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिला, 7920 हो गया। और बेटे ये मिलेगा आपको 660 रुपीज पर मंथ में, ठीक है। 24 महीने का आपको मिलता है 480 रुपीज पर मंथ में। ओके गाइस, तो ये आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे, और ये बस एएम सर के बाद ही दिखेंगे। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बेटा बिल्कुल बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है। आगे ये हमारा टेलीग्राम ऐप है, व्हाट यू हैव टू डू, बस आपको कुछ नहीं करना, इसको तो बेटा आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बेनिफिट्स ये हैं कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते जाएंगे, क्लास मिस नहीं होगी, ये श्योरिटी है। ये बच्चों एक 100 डेज स्टडी प्लान है, मतलब आप हमारी तरफ से स्ट्रेटजी प्लान है फॉर यू। तो बेटे इसमें एग्जैक्टली ऑल द टीचर्स आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट डेली, और इतना कमिटमेंट रहता है कि अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करते हैं तो 20 to 30% बेटा आपके मार्क्स में आपको इंक्रीमेंट भी दिखाई देता है कि आपके इतने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। गाइज ये मेरी क्लासेस का कुछ शेड्यूल है, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। दैट इज द हेल्पलाइन नंबर आई एम प्रोवाइडिंग 8851900221 एंड 8813912241। ओके, सो गाइज आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक अ कॉल ऑल्सो, ठीक है। 24/7 कभी भी कॉल करें फर्स्ट वाले नंबर पे। नेक्स्ट बच्चों ये कॉन्टेक्ट नंबर ही हो गया, दीज आर द चैनल्स वी हैव। एक बार जल्दी से थम्स अप कर लो, शुरू करते हैं बेटा फटाफट से आपके क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस है, मैं आपको टाइम देते जाऊंगा और आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वन ऑफ देम शुड कंपोज एंड राइट देयर सॉन्ग बिफोर टाइम, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं बेटे ये क्वेश्चंस किसके हैं। ये क्वेश्चंस है, टॉपिक है आपका प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ये बेटा एक वीडियो है, क्लास है, और यहाँ आपको इस क्लास के बाद ऐसा फील हो जाएगा कि सर ने ऑलमोस्ट प्रोनाउन मतलब क्लियर करा दिया, यानी कि मैं सबकी एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपसे क्लियर कराते जाऊंगा, ठीक है। तो बेटा शुरू करो, पहला क्वेश्चन, वन ऑफ देम शुड कंपोज एंड राइट देयर सॉन्ग बिफोर टाइम। देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक योर टाइम। देखो बेटा वन ऑफ देम ये हमारा क्या बन गया, दैट विल बी सब्जेक्ट, इतना सबको समझ आता है, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है, दैम ऑब्जेक्टिव केस है, तो वर्ब वर्ब सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, मेन सब्जेक्ट, यानी कि रूट नाउन या प्रोनाउन बेटा वन हुआ, ठीक है। वन सिंगुलर है तो उसके बाद शुड लगा सकते हैं, शुड के बाद कंपोज बिल्कुल सही है, शुड के बाद कंजंक्शन लग गया तो राइट भी बिल्कुल सही है। बेटा देयर कैसा वर्ड है, प्लूरल है, और ये किसका एडजेक्टिव है, वन का, तो बेटा देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ वंस आ जाएगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ वंस नहीं आएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हिज होगा, ठीक है। मैं तीन बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, उन्हें याद रखना, क्योंकि उनसे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम बेटा ये लिखते हैं वन, ठीक है, तो हमको सबको पता है कि हम ऐसे लिखते हैं कि वन शुड डू वंस वर्क, बेटा ये होता है वन शुड डू वंस वर्क, ठीक है। ये आप सबको आता है कि वन के साथ वंस लगाते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं ये लिख दूं बेटा, ध्यान से समझेंगे, कि वन ऑफ द बॉयज, बेटा देखिए वन ऑफ द बॉयज मैंने कहा शुड डू, तो आंसर होगा बेटा क्या, हिज वर्क, ऐसे है ना, वन ऑफ द बॉयज शुड डू हिज वर्क, ठीक है। फिर बेटा बात ये आती है, अगर ये लिखा होता वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, तो बेटा जब आप वन ऑफ द गर्ल्स लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, शुड डू हर वर्क, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बेटा, अगर ये लिखा जाए वन ऑफ दैम,
if we write the word one of them, so the correct answer will be should do under his work. Okay, that's why बेटा इन क्वेश्चन से आपको बातें समझ आएंगी। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, वन के साथ आने वाला उसका एडजेक्टिव जो होता है बेटा वो वंस होता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल क्लियर है। आई एम गोइंग टू क्लियरिफाई दिस आइडिया विद द सेंटेंस नंबर 1। ठीक है, पहले से क्लियर समझ आ गया। फिर मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज शुड डू हिज वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों में से एक लड़का तो बेटा हिज विल बी द करेक्ट आंसर, लड़कियों में से एक लड़की तो बेटा हर विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन जब आप ये कहते हो वन ऑफ देम, तो आप ऐसे समझ के सोचो बेटा इस ग्रुप में सारे लड़के भी हो सकते हैं, सारी लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमने मान लिया कि यहाँ बॉयज भी हैं और यहाँ गर्ल्स भी हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ चाहे कितने भी लड़के लड़की खड़े हैं, निकले तो एक बार में एक ही ना। तो जब बेटा एक ही निकलेगा तो वर्ब सिंगुलर होगी और इसका एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है नाउन का कि अगर जेंडर डिसाइडेड ना हो तो बेटा हम हिज को प्रेफरेंस देते हैं और हिज को ही लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं डॉक्टर इज डूइंग हिज वर्क या हर वर्क, तो जनरली हम लिखते हैं डॉक्टर इज डूइंग हिज वर्क, जबकि जो डॉक्टर है वो बेटा फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, आई होप सो पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बेटा मैं इसका आंसर लिख देता हूं, इसका जो आंसर होगा वो किस पार्ट में होगा, दैट विल बी इन सी सेक्शन। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यू विल गेट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बेटा क्वेश्चन देखते जाओ और एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि फटाफट मैं आंसर बता दूंगा, ये होगा इसे कर लो। ठीक है, आ जाओ। There should be no misunderstanding between your father and she. बताएं बच्चे क्या आंसर होगा। There should be no misunderstanding between your father and she. Take your time and solve the question. Okay? चलो मैं आपको समझाते जाऊं बेटा एक एक करके। देयर क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है बेटा, शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब, बी हमारा मेन वर्ब हो गया। नो क्या है, नो का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बेटे यूजुअली एडजेक्टिव और नॉट का होता है एडवर्ब। जब एडजेक्टिव के बाद ये आ गया या डिटरमिनर के बाद आ गया तो बेटा मिसअंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ लिखा गया है वो होगा क्या, दैट विल बी योर नाउन। बेटा वो एक नाउन है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब पूछा जाए कि बिटवीन क्या है, तो बेटा बिटवीन होती है एक प्रपोजिशन। क्या होता है बेटा, प्रपोजिशन। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस समझाता हूं। देखो, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं वन ऑफ देम इज अ प्लेयर, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं। बेटा जब हम किसी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं तो सेंटेंस दो हिस्सों में टूट जाता है। एक कहलाता है उसका सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, और बेटा वर्ब और उसके बाद वाला उसका कहलाता है प्रेडिकेट। आई होप सो बात समझ आ रही होगी बेटा। एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के अंदर तो बेटा हम क्या कहते हैं कि अगर हम ये लिख दें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो हमें ये बताना होता है कि सब्जेक्ट वही होता है जो नाउन या प्रोनाउन किस केस का हो, सब्जेक्टिव केस का हो। ठीक है बेटा, किस केस का हो, सब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्ट वही नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं जो किस केस के हो, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस के हो। ठीक है, तो हम ये चीज समझाते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि सर जब ये सब्जेक्ट है तो ऑफ के बाद दैम क्यों है, क्योंकि दैम का जो सब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, दे होगा। तो बेटा एक रूल बना, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। ध्यान से सुनना, ऑफ क्या है बेटा, दैट इज अ प्रपोजिशन। और इंग्लिश में जो भी प्रपोजिशन होगी बेटा उसका ऑब्जेक्ट जरूर होगा, और ये जो भी ऑब्जेक्ट होता है दैट विल बी अ नाउन और द प्रोनाउन। बेटा जो भी ऑब्जेक्ट होगा that will be a noun or a pronoun और that will be an objective case. okay? ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो हमें ये समझ आ गया रूल। अब हम ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। तो बेटा जब हमने सेंटेंस पढ़ा कि बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन है, तो योर एडजेक्टिव हो गया, फादर नाउन, लेकिन किस केस में, दैट इज इन ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है। ठीक है, एंड माने कंजंक्शन, दैट विल बी इक्विवेलेंट, तो यहाँ क्या होगा, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव केस शुड बी हियर। तो बेटा शी नहीं आएगा, हर विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमें ये समझ आ गया, तो आंसर किस पार्ट में हुआ, दैट इज इन सी सेक्शन। ओके, और हमें क्या समझ आ गया, हमें ये समझ आया कि प्रपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। प्रपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, चाहे वो वर्ब के पहले आता हो चाहे वो वर्ब के बाद आता हो। इस बात को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
It was Coleridge and her who came last night and kept on knocking at the gate. देखो बच्चे सेंटेंसेस, It was Coleridge and her who came last night and kept on knocking at the gate. ठीक है, बताओ कहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा एंड ट्राई टू गेट द मतलब एक्सप्लेनेशन को बेटा प्रॉपर समझने की कोशिश करें। ठीक है, सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है कि बेटा आपकी एक्सप्लेनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। चलो शुरू करते हैं, समझाते हैं। देखो बेटे, इसको समझाने के लिए मैं एक आपको बड़ा आसान सा एक सेंटेंस लिखता हूं। आपने कभी हिंदी का एक सेंटेंस देखा होगा, मैं हूं। ठीक है, इस पे बच्चे बहुत शर्त लगाते हैं कि बताओ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे जल्दबाजी में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बेटा आई एम लिख देते हैं। ठीक, क्या लिख देते हैं? आई एम। ओके, तो बेटा आई एम नहीं हो सकता, कट लगा दो। क्यों? रीजन है बेटा, एम एक लिंकिंग वर्ब है और लिंक का मतलब क्या है? मानो प्लस है बेटा, और मैं इधर टू लिख दूं तो टू प्लस कुछ होगा ही नहीं ना। 2 + 1 3 कोई डिजिट तो लिखनी होगी, सेम इज है बेटा, लिंकिंग वर्ब है। आपने यहाँ लिंक लगा दिया तो यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए जोड़ने के लिए। ठीक है, तो आई एम नहीं होता बेटा, ना इसमें कोई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मार्कर है तो मार्कर है, मार्कर इस थोड़ी होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस का जो एक्सप्लेनेशन होता है बेटा, उसके लिए हम एक इट इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन लगा देते हैं। ठीक है, इट के बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, इट इज। ओके, अब बच्चे लिख देते हैं बेटा मी, इट्स मी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपने सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा, ये बात सही है, पर किस में? दैट इज इन इनफॉर्मल इंग्लिश, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन में। अगर हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो हम शायद इंग्लिश में इट्स मी बोल सकते हैं, लेकिन बेटा जब फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात आती है तो करेक्ट आंसर होता है इट इज आई। यानी कि वो कम्युनिकेशन जो हम लोगों को लिख के दिखाते हैं या जो कम्युनिकेशन हम अपनी ग्रामर में यूज करते हैं बेटा, उसके हिसाब से इट इज आई करेक्ट आंसर होगा। तो हम इसे भी गलत मानेंगे एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप सो बेटा बात समझ आ गई होगी कि रूल है क्या। रूल ये है कि जितनी भी बी वर्ब होती हैं, अब बी वर्ब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं बेटा। बी वर्ब होती हैं आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, बेटा ये होती है। ठीक है, इससे अलग होती है बेटा बी, और एक लिख देते हैं आपका बीन। ये सब बेटा आपकी बी वर्ब है। इनके बाद प्लस करके हमेशा कौन सा केस लिखा जाएगा बेटा? सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द सब्जेक्टिव केस। ओके, कुछ बच्चे अभी ये भी कंफ्यूज होंगे, सब्जेक्टिव केस क्या है बेटा? आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, और माइन इसका प्रोनाउन होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज विद द वर्ड्स कि ये सर बार बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोलते क्या हैं। तो बेटा आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई एडजेक्टिव, और माइन क्या होगा बेटा? दैट विल बी प्रोनाउन। ये मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, कुछ बच्चे अभी भी मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो सकते हैं। बेटा ये सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ये बेटा एडजेक्टिव मान लो, कौन सा एडजेक्टिव? पी लिख देता हूं, पॉजिटिव यानी कि अधिकारात्मक एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स में पढ़ाते हैं। और बेटा ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, यानी कि ये प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, ये वाले वर्ड्स हैं। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। हमने कहा इट वॉज कॉलरिज, बेटा इट आ गया, वॉज कौन सी वर्ब आ गई? बी वर्ब। क्या कहते हैं बी वर्ब के बाद? सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो बेटा कॉलरिज नाउन है, तो नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होता है। बेटा आप राम को वर्ब के पहले लिखो या राम को वर्ब के बाद लिखो, होगा तो राम ही ना। तो कॉलरिज हो गया, एंड बेटा कंजंक्शन आ गया। अब हर नहीं आएगा। ठीक है, हर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? शी होगा। ठीक, क्योंकि शी कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस, और बी वर्ब के बाद कैसा आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में हुआ बेटा? अगर हम आंसर लिखते हैं तो आंसर हुआ हमारा ए सेक्शन में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ब्रेक हुआ। तो ऐसे बेटा प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलती जाएगी विद रूल, तो वरी नहीं होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, एक्सप्लेनेशन को नोट करते जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। It was with a great difficulty that each of the brothers could get their share of property. बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? पढ़ो और चेक करो। It was with a great difficulty that each of the brothers could get their share of property. चलो शुरू करें। बेटा इट आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर, तो वो सही है। विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, कोई दिक्कत नहीं है। विद प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव है, डिफिकल्टी नाउन है। ठीक है, दैट हो गया आपका कंजंक्शन। अब आ जाओ एक रूल समझते हैं बेटा। ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ईदर
नीदर, ईच, ठीक है, ये बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईदर, नीदर, ईच, ठीक। अब होता क्या है, इनके बाद प्लस करके हम हमेशा लगाते हैं बेटा ऑफ, हमेशा ऑफ लगेगा। ऑफ के बाद प्लस करके यहां जो भी नाउन होगा या बेटा जो भी प्रोनाउन होगा, पहले इसको समझ लो, जो भी नाउन प्रोनाउन होगा ये हमेशा प्लूरल फॉर्मेशन का होगा, कभी भी सिंगुलर फॉर्मेशन का नहीं होगा। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों, डोंट वरी। आ जाओ बेटा, इसके बाद यहाँ आएगी आपकी वर्ब। बेटा जो भी वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। और मैं एक बात और बता दूं, इसके बाद जो भी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, अधिकारात्मक एडजेक्टिव, बेटा वो भी होगा सिंगुलर। अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये रूल्स क्या हमें रटने पड़ते हैं या इनका कोई कॉन्सेप्ट भी है? तो बेटा मैं आपको सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि रूल हमें रटने पड़ते हैं। वी हैव द कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है, पर इतना है कि आप कितनी देर समझना चाहते हो, कितनी देर नहीं समझना चाहते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा कि क्या सही होगा, जैसे मैंने पूछा ईदर इज या आर गुड, अगर मैं ये कह दूं कि बेटा इन दोनों में से आप कौन सा सही बताओगे, इज या आर गुड, तो आप कहेंगे सर इज सही है, ठीक है, आर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये समझ आ गया कि बेटा ये पूरी एक फैमिली है और ये सारे के सारे जितने भी प्रोनाउन हैं ये नेचर में कैसे हैं, सिंगुलर हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब आप ब्रेक कर दोगे कॉन्सेप्ट को, कैसे, देखो बेटा, ये आ गया आपका ऑफ प्रपोजिशन, तो इसके बाद जो भी है नाउन प्रोनाउन होगा, प्लूरल तो होगा, लेकिन ये किस केस का होगा बेटा, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस का। अभी अभी आपको बताया था कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो बेटा ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस का। अब जब ये ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, इस वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। अब जब वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी तो ये आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और बेटा जो एडजेक्टिव आप लगा रहे हो दिस वन, ये एडजेक्टिव भी किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा, एडजेक्टिव भी तो इसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर मैं आई से सेंटेंस लिखूं तो आई एम डूइंग माई वर्क होगा, यू आर डूइंग योर वर्क होगा। तो ये पूरा का पूरा बेटा हमारा एक रूल बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का ये रूल बन जाता है। अब जब हमने रूल बना लिया तो यहाँ एक छोटी सी बात रहेगी, बच्चा ये पूछता है कि सर ये जो वर्ड नाउन प्रोनाउन है प्लूरल ही क्यों आता है, इसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, अगर आप ये कहते हो वन ऑफ, ध्यान से सुनना, वन ऑफ द बॉयज, तो जब हम ये लिखते हैं बेटा वन ऑफ द बॉयज, ठीक, तो वन ऑफ द बॉयज में हम क्या कहते हैं कि ये एक सर्कल है, इसमें बहुत सारे लड़के बैठे हैं, ठीक है। अब आपको इनमें से बेटा एक निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन ऑफ द बॉयज। तो बेटा जब बहुत सारों में से एक निकालोगे तभी तो प्लूरल आएगा। अगर आप ये कहें एक में से एक निकल गया तो वन ऑफ द बॉय तो कभी होगा ही नहीं। सॉरी। तो ऐसे ही बेटे जो ईदर, नीदर, ईच हमारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे दो या दो से ज्यादा के लिए आते हैं। तो ईदर, नीदर दो के लिए, ईच दो से ज्यादा के लिए। तो हमारा समझना ये है कि यहाँ प्लूरल ही होना चाहिए, ठीक है। अब ब्रेक करो, दैट क्या हो गया बेटा, दैट हो गया आपका कंजंक्शन, चलो ये बात सही है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट बन गया ईच ऑफ द ब्रदर्स। बेटा दिखाई दे रही कंस्ट्रक्शन ठीक से, हमारा सब्जेक्ट क्या बना, ईच ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है। कुड गेट देयर, अब ये देयर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। ब्रदर्स है तो हिज लगाएंगे, बिल्कुल सीधा सा है। तो अब हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस सेंटेंस का जो आंसर है वो किस में है बेटा, इस सेंटेंस का आंसर हमारा दैट इज इन सी सेक्शन बेटा, सी पार्ट में इसका एरर है, ठीक है। बढ़िया से समझ आ रहे हैं, रूल नोट करते जाना, यही सब रूल्स हैं और आपको सारा प्रोनाउन इन्हीं क्वेश्चंस में रिपीट करके दिखा देंगे। आ जाओ बेटा। This is the only one of the Chetan Bhagat's novels that have been published till date. Okay? पढ़ो बेटा क्वेश्चन, सॉल्व करके बताओ सही है गलत। This is the only one of the Chetan Bhagat's novels that have been published till date. ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सच में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको दो सेंटेंस से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चे, दो के तीन सेंटेंस से हम शुरू करते हैं, देखते जाओ। बेटा एक सेंटेंस हमारा ये होता है, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज प्लेड वेल। ठीक है बेटा, तीन सेंटेंस को ध्यान से सुनना तब बताएंगे। वन ऑफ द प्लेयर्स हैज प्लेड वेल, बेटा एक सेंटेंस है। वन ऑफ, सॉरी,
देखो बेटा शुरू करते हैं इसको दोबारा से। आपने कहा राम इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज या हैव प्लेड वेल। ठीक है बेटा, एक थर्ड सेंटेंस और हमें लिखना होगा। ठीक है, देख लीजिए। राम इज द ओनली वन ऑफ द players that has or have played well। ठीक है बच्चों, अब जरा इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है और एक्सप्लेनेशन भी पूरी परफेक्ट हम देने की कोशिश करेंगे। आ जाओ बेटा, हम सबको पता है कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, तो बेटा ये अगर आप देखें तो ये जो हमने लिखा है बेटा, ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस मतलब इसमें अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारा एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। बेटा अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन चेक कर पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि जो राम है ये आपका क्या है बेटा, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा, और इज क्या है, ये आपका वर्ब है। तो यहां मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब तो ये हो गया, यानी कि राम का इसके साथ प्रॉपर रिलेशन है, समझ आ गया। ठीक है, ये अगर आप समझ पा रहे हो तो हु क्या है बेटा, ये एक सब्जेक्ट होता है और ये इसकी क्या है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं बेटे, जो हु लिखा गया है इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या कहते हैं बेटे इसको, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, और ये जो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, सुनना ठीक से, इस रिलेटिव प्रोनाउन की बेटा अपनी कोई वर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये आपका वर्ब लिखा गया, तो इसकी अपनी कोई वर्ब नहीं होती है रिलेटिव प्रोनाउन की, ये डिपेंड करती है एंटीसीडेंट के ऊपर। एंटीसीडेंट कौन होता है, जो हु के पहले लिखा होता है, तो हु के पहले प्लेयर्स है। देखो अगर आप कहते बेटा आई नो राम, तो हु इज डूइंग वेल होगा, और आई नो मोहन एंड राम कर दे तो हु आर डूइंग वेल होगा। तो हु के पहले जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी वर्ब आ जाएगी। तो बेटा प्लेयर्स कैसा है, प्लूरल है, तो ऑब्वियसली हैव विल बी द करेक्ट आंसर। यहां आप किसी भी कंडीशन में हैज नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा, ये समझ आया। दूसरा देखो, अब मैं यहां देख रहा हूं कि यहां भी क्या है बेटा, एक्सप्लेनेशन को चेक करो फिर से। यहां राम क्या है बेटा, यहां राम हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, एग्रीमेंट क्लियर है बेटा। ये दैट भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि इसको भी मैं फिर से लिख देता हूं सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि दैट क्यों है और यहाँ हु क्यों है, तो बेटा द ओनली के बाद हमेशा दैट लगाते हैं, याद रखना, आगे भी क्वेश्चन आएगा तभी भी एक्सप्लेन करेंगे। और ये हमारा क्या बन गया बेटा, वर्ब बन गया। तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, दैट का एंटीसीडेंट प्लूरल है, प्लेयर्स तो हैव होना चाहिए, लेकिन बेटा यहां इस सेंटेंस में आपने एक चेंज कर दिया, आपने लिख दिया राम इज द ओनली वन, यानी कि राम ही अकेला ऐसा है। बेटा राम अकेला कैसा है, मैं आपको ये बता दूं, राम अकेला ऐसा है जिसने ये प्लेड किए कराए अच्छे से। तो बेटा द ओनली वन की वजह से हैज विल बी द करेक्ट आंसर, अब यहाँ हैव नहीं आएगा। ओके, मैं आपको इन तीनों सेंटेंस की हिंदी बोल देता हूं, तब शायद आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ द प्लेयर्स हैज प्लेड वेल, बहुत सारों में से एक प्लेयर बहुत अच्छा खेला। राम इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव प्लेड वेल, राम उन प्लेयर्स में से एक है जो अच्छा खेले, यानी कि मानो टीम में से 5 प्लेयर अच्छा खेले तो उसमें एक राम भी है। ठीक है, राम इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स दैट हैज प्लेड वेल, यानी कि राम उन सारे प्लेयर्स में से अकेला ऐसा प्लेयर है जो अच्छा खेला, यानी कि अगर टीम में 11 थे तो बेटा और कोई अच्छा नहीं खेला, सिर्फ राम खेला। ठीक है, आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। तो देखो बेटा, दिस इज द ओनली वन ऑफ द ओनली वन, यानी कि हम एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द ओनली वन, तो द ओनली वन ऑफ द चेतन भगत नॉवेल्स आ गया बेटा, द ओनली की वजह से दैट लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। और जब एक ही नॉवल है तो हैव नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, हैज होगा। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो किस पार्ट में होगा, आंसर विल बी इन सी सेक्शन, बेटा सी पार्ट में इसका आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाई करते हैं। R is a country that is governed by corrupt politicians, says the captain। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा,
R is a country that is governed by corrupt politicians, says the captain. ओके चलो देखो, फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। देखो बेटा, समझना बड़ा आसान है। ये जो आर लिखा गया ये कहाँ आता है, तो बेटा अगर मैं वी के कॉन्सेप्ट को ओपन करूं तो आप समझ पा रहे होगे। वी होगा सब्जेक्टिव केस, बेटा अस होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस, ओ यू आर होगा इसका एडजेक्टिव, और ओ यू आर एस होगा इसका प्रोनाउन। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं डिटरमिनर्स, इनके बाद हमेशा नाउन आता है। इनके बाद बेटा हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, और ये जो नाउन आता है, ये नाउन बेटा 100% श्योर होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां आ जाएगा यहां नहीं आएगा, दैट इज 100% ट्रू। ठीक है, और ये जो आर्स है बेटा, ये हमेशा क्या है, ये प्रोनाउन है। तो इसके बाद कभी भी जो नाउन है वो बेटा नहीं आ सकता। ठीक है, कभी भी नाउन नहीं आ सकता। अब समझो, हमने कहा आर इज अ कंट्री, तो बेटा इज क्या है, वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो यहां आना चाहिए सब्जेक्ट, और बेटा सब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो आर नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा ओ यू आर एस। तो अगर मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करूं तो बेटा आंसर किस पार्ट में होगा, दैट इज इन ए सेक्शन। ठीक है, ये आंसर होगा। अब तो समझ पा रहे हो। ठीक है, हाँ, तो या तो देखो आप लिखते हैं दिस इज ओ यू आर आवर स्कूल, बेटा सही है, ये हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल। तो ये आपका बेटा एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया। ठीक है, और या फिर आप ऐसे लिख दो आर्स स्कूल, नहीं, या फिर आप ऐसे लिख दो बेटा इसको, अगर आप आर्स को लिखना चाहते हो, दिस स्कूल, इसे अलग लिख दिया बेटा, इज ओ यू आर एस आर्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दिस स्कूल इज आवर स्कूल। सही है बेटा, दिस स्कूल इज आवर स्कूल। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सो ये दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ, तो आंसर ए सेक्शन में समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। शी सेज दैट दिस इज नॉट माइन, इट इज हर। शी सेज दैट दिस इज नॉट माइन, इट इज हर। देखो बेटे, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स है ना, वो निकालने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो क्या सोचते हैं, सी शेज दैट इट इज नॉट माइन, इट इज हर, तो उनको लगता है हर नहीं आएगा, शी आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, बस एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होती है। क्यों, ये आ गया बेटा बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद हम लगा देते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है, देखो अगर मैं कहता हूं इस सेंटेंस को ओपन करके बेटा, दिस इज नॉट माई बुक, देखते जाना, ये मेरी किताब नहीं है, दिस इज नॉट माई बुक। ओके, दिस इज हर बुक। बेटा सही समझ आ रहा है, ये तो कहा है मैंने, बस सेंटेंस को आपके लिए ओपन करा है। दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज या इट इज हर बुक, ये मेरी नहीं है, ये उसकी किताब है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं माई बुक को मिला दूं, बेटा समझते जाना, दिस इज नॉट माई बुक, अगर मैं इसको मिला दूं तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, माइन आ जाएगा। समझ गए, तो हमने कहा दिस इज नॉट माइन, इट इज हर बुक, तो बेटा हर बुक को मिला दोगे तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हर्स होगा। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं लिख के दिखाऊं तो आई होगा, मी होगा, माई होगा, माइन होगा। बेटा सही है, आप पोजीशन देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव प्रोनाउन, आई मी माई माइन। ठीक है बेटा, शी के लिख के दिखाओ, शी होगा, यहां क्या आएगा बेटा ऑब्जेक्ट में, हर होगा, यहां भी क्या होगा, हर होगा, और यहां भी क्या होगा बेटा, हर्स होगा। तो आई होप सो समझ आ गया होगा कि जो हम ये वाला लिख रहे थे बेटा, इसको किस में चेंज कर दिया, माइन में और हर्स में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बेटा शी भी नहीं होगा, हर भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा हर्स, और एरर किस पार्ट में होगा, अगर हम आंसर लिखेंगे तो आंसर विल बी इन द सी सेक्शन। ठीक है, सी पार्ट में बेटा इसका आंसर है। ठीक, लॉक करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, he taught me English and which I admire most even today. He taught me English and which I admire most even today. बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। देखो इस सेंटेंस को समझना भी आसान है, बस कोशिश ही तो करनी है बेटा। ही क्या है हमारा, ही है हमारा सब्जेक्ट,
और taught है हमारा verb, ठीक है, में इंग्लिश, एंड विच आई एडमायर मोस्ट, बेटा आई क्या है हमारा सब्जेक्ट और एडमायर क्या है हमारा वर्ब। बेटा किसी को भी दिक्कत हो ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। तो अगर मैं कहता हूं कि ही टॉट मी इंग्लिश, तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब यानी कि दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस नंबर 1। एंड आई एडमायर मोस्ट इवन टुडे, दैट इज माय सेंटेंस नंबर 2, ठीक है। सो आई हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंटेंसेस, लेकिन जब मैं यहां देख रहा हूं एंड, तो एंड क्या है, दैट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन, ओके। बेटा एंड है क्या, अगर आप एंड को एक्सप्लेन करें तो कहेंगे सर एंड तो एक कंजंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। मैं पूछता हूं विच क्या है, तो आप ये कहेंगे सर विच भी एक कंजंक्शन ही है, ठीक है। तो बेटा जब ये दोनों के दोनों आपके कंजंक्शंस हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि दो कंजंक्शन की क्या जरूरत है। भाई दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस दो सेंटेंस, तो बीच में एक ही तो कंजंक्शन आएगा, दो थोड़ी आ जाएंगे, तो एक कंजंक्शन या एक्स्ट्रा है। अब हमें सोचना है हटाना कौन सा है, ठीक है। तो हमने कहा ही टॉट मी इंग्लिश एंड आई एडमायर मोस्ट इवन टुडे। बेटा मैं किसको एडमायर करता हूँ ये समझ नहीं आता है। और अगर मैं कहता हूँ ही टॉट मी इंग्लिश एंड आई एडमायर इंग्लिश मोस्ट इवन टुडे, तो मैं कहीं ना कहीं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये जो एंड है ना ये नहीं आएगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो किस सेक्शन में होगा, दैट विल बी इन सी सेक्शन। बेटा सी पार्ट में होगा, एंड नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं एंड लगाता हूँ एंड आई एडमायर मोस्ट इवन टुडे, तो फॉर व्हाट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको एडमायर करता हूँ, ठीक है। चलो आज I never expected that you would provide me with such a servant that is not reliable at all. क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, क्या होगा, I never expected that you would provide me with such a servant that is not reliable at all. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर रूल याद आ रहे हैं। बेटा रूल मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। रूल है बेटा आपके दो, एक एज होता है, ये भी आपका कंजंक्शन के जैसे काम करता है प्रोनाउन में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बेटा एक वर्ड होता है हमारा सेम और एक वर्ड होता है हमारा सच, ठीक है। इसके बाद प्लस करके हम एंटीसीडेंट लगा देते हैं। एंटीसीडेंट वही बेटा जो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं, और इसके बाद सेम और सच के बाद एंटीसीडेंट लगा के जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दैट विल बी एज होगा बेटा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं लगा सकते, ये याद रखना। ना यहाँ हु होगा, अगर आप चाहो तो मैं लिख दूं कि हु भी नहीं होगा बेटा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हुम होगा तो मैं बता दूं बेटा हुम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, हुम नहीं होगा। और अगर आप पूछें सर विच का क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा विच भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। हाँ यही एक अच्छा सा रूल बन जाता है, आगे आ जाएगा तो आप फिर दोबारा पूछोगे, अभी समझा देता हूं। बेटा एक वर्ड होता है द सेम और एक वर्ड होता है आपका द सच, बस आपको आर्टिकल द लगाना है, डेफिनेट कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद प्लस करके आ जाएगा आपका एंटीसीडेंट, आ गया बेटा एंटीसीडेंट, ठीक है। अब यहाँ जो भी आप प्रोनाउन लगाएंगे इट विल बी दैट, बेटा अब दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप एज भी नहीं लगा सकते हो, अब आप हु नहीं लगा सकते हो, अब आप हुम नहीं लगा सकते हो, और अब आप बेटा विच नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आप ऐसा कुछ भी आप यूज नहीं कर पाओगे, ओके। तो अब हमारा सेंटेंस देखो, आई सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, नेवर एक्सपेक्टेड एडवर्ब वर्ब है, दैट कंजंक्शन आ गया, यू सब्जेक्ट है, वुड प्रोवाइड मी विद सच अ सर्वेंट, बेटा सच आ गया, सच के बाद आर्टिकल ए, सर्वेंट हु इज नॉट रिलायबल एट ऑल, जो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, तो बेटा सेम और सच के बाद हम दैट नहीं लगाते हैं, एज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर किस पार्ट में होगा, दैट आंसर इज इन द सी सेक्शन, बेटा आंसर सी वाले पार्ट में होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। which cannot be cured must be endured, which cannot be cured must be endured, क्या आंसर होगा बताएं बेटा। ठीक है, देखो बेटा बड़ी बहुत सही सी एक्सप्लेनेशन है, कुछ बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ बच्चे समझ पाएंगे और बाकियों के लिए मैं थोड़ा इसको आसान कर दूंगा, शायद आप ऐसे समझ पाए। दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखो बेटा पहले हम बड़ा लॉजिकल समझ लेते हैं।
अगर मैं कहता हूँ जो कैन नॉट वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे सर इसका सब्जेक्ट है विच। बिल्कुल सही बात है, विच कैन नॉट बी क्योर्ड और मस्ट बी एंड्योर्ड। तो बेटा मैं पूछूंगी जो मस्ट बी है, मस्ट बी इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो अब आपके पास आंसर नहीं होगा। ध्यान से सुनना भाई, विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, तो आपके पास आंसर नहीं होगा कि मस्ट का सब्जेक्ट वर्ब कौन, मतलब सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा वो सुनना सीधे से। बेटा होता क्या है, जैसे देखो एक सेंटेंस है, व्हाट ही सेड इज ट्रू। आपको इससे एक ना एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। व्हाट इज सैड इज ट्रू। बेटा समझना, ये जो ही है ये सब्जेक्ट और सैड इसका वर्ब है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो मैंने जो ये लिखा है ना बेटा व्हाट ही सैड, ये इज वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक समझ गए। अब अगर आप कहेंगे सर इज वर्ब का सब्जेक्ट कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जो लिखा है मैंने इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। क्या कहते हैं बेटा, नाउन क्लॉज। और बेटा नाउन क्लॉज कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, सुनो दोबारा से बेटा, अगर मैं कहता हूं कि ये क्या है नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, नाउन क्लॉज कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकती है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकती है। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस को देख पा रहे हैं तो उसको बड़ी आसानी से हम ब्रेक भी कर पाएंगे। कैसे, सुनो, ये जो आपने वर्ड लिखा है बेटा विच, आपको हिंदी सेम समझ आएगी कि विच माने भी जो है, व्हाट माने भी जो है। ये जो विच है बेटा ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और मैं आपको बताता हूं इसके साथ जो क्लॉज लिखी जाती है वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होती है। कौन सी क्लॉज होती है बेटा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, और एडजेक्टिव क्लॉज कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन बेटा जो क्लॉज व्हाट से लिखी जाती है, ध्यान से सुनना, वो जो क्लॉज होगी बेटा वो हमेशा क्या बन जाती है, इट विल बी अ नाउन क्लॉज। ठीक है, वो बन जाती है बेटा क्या, नाउन क्लॉज बन जाती है। तो मुझे इस वर्ब के लिए नाउन की जरूरत है, तो इसे मुझे नाउन क्लॉज बनाना होगा। तो बेटा विच नहीं आएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच नहीं आएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड। जो मतलब क्योर नहीं हो सकता उसे झेलना पड़ता है, लाइक कोरोना वायरस आजकल हम झेल रहे हैं, तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ठीक है, तो बेटा ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन हुई ग्रामर के अकॉर्डिंग। अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर डायरेक्ट सा बता दो, आसान क्या होगा, तो बेटा मैं आसान एक लाइन बोल रहा हूँ, शायद वो आपको काफी हद तक मदद कर दे। बेटा कभी भी आप ऐसे याद रख लेना, अगर आपको साउंड तो दिखाई दे जो की, जैसे इसमें लिखा हो ना जो उसने कहा वो सच है, ठीक है, और उसके पहले कोई एंटीसीडेंट गिवन ना हो, एंटीसीडेंट गिवन ना हो, क्योंकि एंटीसीडेंट दे दिया तो बेटा वो सीधे सीधे एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी, उसकी क्वालिटी बता देगी। और एंटीसीडेंट गिवन ना हो तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट होगा। बस ये समझ लो, ये काम कर जाता है, मतलब लॉजिकल काम इसलिए कर जाता है कि जब आप मानो एंटीसीडेंट दे दोगे तो उस एंटीसीडेंट की क्वालिटी बताओगे। मानो राम है तो राम के लिए हु लगाओगे, मानो ये मार्कर है तो मार्कर के लिए विच लगाओगे। तो बेटे जब इनकी क्वालिटी बना दोगे तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। ठीक है, तो इसको निकालने का आसान तरीका ये रहता है कि अगर एंटीसीडेंट ना हो तो आप व्हाट लगा दो। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो बेटा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यही हो सकती है जो मैं आपको दे रहा हूं, कि आप किसी को भी ये समझा सकते हैं जो विच होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, और जो व्हाट है बेटा वो नाउन क्लॉज बनाता है। सो नाउन क्लॉज कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज कांट बी, एडजेक्टिव क्लॉज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। ठीक, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। It is difficult to say who is the better of the two politicians. It is difficult to say who is the better of the two politicians. ठीक है बेटा, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे हम ऐसे समझेंगे। आ जाओ बेटा, देखो इंग्लिश में हमें ये पता है जो हु आता है ये किसके लिए आता है, दैट इज फॉर लिविंग बीइंग। इंसानों के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, हु लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अगर इंग्लिश में बात हो जाए किसकी, सिलेक्शन की, ध्यान से सुनना, किसकी बात हो जाए बेटा, सिलेक्शन की। अब जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बेटा हमेशा क्या होगा, विच होगा। बस ये आप याद रखें। अब सिलेक्शन किसी में भी हो सकता है बेटा, सिलेक्शन लिविंग बीइंग के अंदर हो सकता है, जैसे इंसानों में हो जाए। ठीक है बेटा, सिलेक्शन नॉन लिविंग में हो सकता है, यानी कि हो सकता है मैं मार्कर्स और लैपटॉप्स में सिलेक्शन ढूंढने लग जाऊं। ठीक है, और बेटा सिलेक्शन किस में होता है, सिलेक्शन एनिमल्स में हो सकता है, कि आपके सामने कई सारी काउस खड़ी हैं, आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सी पसंद है। ठीक है, तो आप जब भी सिलेक्शन की बात करेंगे विच विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू पॉलिटिशियंस। तो हम सिलेक्शन की बात करें कि दोनों में से कौन बेटर है, तो हु नहीं आएगा,
विच विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों मजा आ रहा है सेशन में, ठीक है। तो बेटा आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर दैट इज इन सी सेक्शन। आ रहा है ना बात समझ। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा अल्टीमेट पढ़ो, अल्टीमेट चीजें समझो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। It was she who suggested that you be at the door to welcome each participant on their arrival। क्या आंसर होगा? देखो जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें समझ आती जाएंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम प्रॉपर दे रहे हैं। तो सेशन आगे बढ़ता जाएगा और आपको लगने लगेगा कि चीजें आसान होती जा रही है, ठीक है। आ जाओ। तो देखो बेटा, इट वॉज, इट के बाद वॉज बिल्कुल सही है, वॉज के बाद शी बिल्कुल सही है। तो पढ़ा दिया ना, बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। वरना अगर नहीं पढ़ाया होता तो कुछ बच्चे तो ए में ही एरर मार्क कर रहे होते कि इट वॉज शी नहीं होगा, हर होगा। अब बेटा देखो हु आ गया शी के लिए, तो सजेस्टेड बिल्कुल सही है, बढ़िया समझ आ रहा होगा। दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट। बेटा जब ईच के बाद पार्टिसिपेंट आ गया तो ईच कैसा है, सिंगुलर, पार्टिसिपेंट कैसा है, सिंगुलर। तो बेटा जब ये सिंगुलर है तो ये जो एडजेक्टिव लगेगा ये भी तो सिंगुलर ही होगा, तो देयर नहीं आएगा, हिज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते जा रहे हो ना कि जैसे जैसे आपकी एक्सप्लेनेशन बढ़ेगी आप ये देखेंगे हाँ सर चीजें समझ आ रही हैं और चीजें आसान भी होती जा रही है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया, ये सब का सब कैसा है बेटा, दैट इज सिंगुलर। तो इसके हिसाब से आने वाला जो आपका एडजेक्टिव होगा दैट विल बी सिंगुलर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास व्हेनेवर ही प्लीज्ड। The teacher asked the boys if it was their practice to leave the class whenever he pleased। ठीक है, देखो बस क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम उनको समझ ना पाए, हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स को समझना होता है, ठीक है। देखो बच्चे, अगर मैं ये कहता हूं अ बॉय, ठीक है, अ बॉय, तो मेरा सेंटेंस होगा इज डूइंग हिज वर्क। बेटा समझ आ रहा है, अ बॉय इज डूइंग हिज वर्क, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, सबको सिंगुलर है ना, ठीक है। और अगर आप बेटा अ बॉय का क्या लिख दें, दैट विल बी बॉयज, तो आपका आंसर क्या होगा, आर, ये होगा बेटा आपका डूइंग, और हिज का क्या हो जाएगा, इट विल बी देयर, और यहाँ क्या आंसर होगा बेटा वर्क, ठीक है, ये बनेगा अ बॉय इज डूइंग हिज वर्क एंड बॉयज आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है। चलो हमने ये बना लिया। अब अगर हमने ये सब बनाया है तो हम यहां से समझें। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, बेटा किससे पूछा, लड़कों से पूछा, तो ये लड़के कैसे हैं, ये प्लूरल है, जबकि टीचर कैसा है, ये सिंगुलर है। तो बेटा इनके केसेस मिलाते चले जाओ। इफ इट वॉज देयर प्रैक्टिस, ये उनकी प्रैक्टिस है, किसकी बेटा, बॉयज की, तो देयर कैसा है, प्लूरल, ये कंफर्म करता है कि बॉयज प्लूरल है। प्रैक्टिस टू लीव द क्लास व्हेन एवर ही प्लीज्ड, बेटा ही किसके लिए आए, अब ये कैसा है, सिंगुलर। तो बेटा अगर मैं ये कहता हूं कि अगर ये सिंगुलर है तो टीचर के लिए आना चाहिए, तो ये तो ऐसे बन गया ना, टीचर ने लड़कों से पूछा कि क्या ये तुम्हारी प्रैक्टिस है कि तुम जब चाहो क्लास छोड़ दो, तो बेटा ऐसा थोड़ी है। अगर लड़के हैं तो लड़के प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, तो टीचर के लिए नहीं आया, बॉयज के लिए आया, तो बेटा ही नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, दे होगा, दे प्लीज, ठीक है। तो आंसर किस पार्ट में हुआ, आंसर इज इन सी सेक्शन, ठीक है। मार्क करते जाना बेटा सब कुछ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Each cigarette which a person smokes does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect। बनाओ बेटा, खूब आराम से क्वेश्चन बनाओ, बढ़िया से देखो क्या आंसर हो। ठीक है, देखो बेटा, ईच क्या है, ईच आपका एडजेक्टिव है, और सिगरेट क्या है बेटा, ये आपका नाउन है, ठीक, सिंगुलर सिंगुलर बन गया। अब विच क्या है, ये आपका कंजंक्शन हो गया। अ पर्सन क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और स्मोक्स क्या है बेटा, वर्ब है। अब आप कहोगे डज किसके लिए आए, बेटा डज आए सिगरेट के लिए, यानी कि हमारे दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, दोनों वर्ब सिंगुलर हैं। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, बेटा यू किसके लिए आता है, अब ये समझना होगा। बेटा ईच सिगरेट आ पर्सन स्मोक, जब हम आ पर्सन की बात करते हैं तो आ पर्सन को आप किस में रखते हो, बेटा जितने भी नाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन माने जाते हैं, ऐसे होता है ना भाई, राम मोहन सोहन थर्ड पर्सन माने जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन होते हैं आई वी स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है बेटा लिसनर, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन के लिए आप यू नहीं लिख सकते क्योंकि यू तो सेकंड पर्सन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ही होगा, शी होगा और दे होगा, ऐसा कुछ भी लिख लो। तो ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक डज सम हार्म इवेंचुअली
यू में गेट नहीं होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा ही में गेट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई विश इट हैड बीन मी whom you had chosen to present the seminar। बेटा अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है, तो अब ऐसा नहीं है कि बार बार वही एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। ठीक है, आ जाओ बेटा। आई विश सब्जेक्ट वर्ब क्लियर है, इट सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, याद करो हमने क्या बताया था, किसी भी बी वर्ब के बाद जो आपको बताई गई थी कौन सी होती है, इज एम आर वॉज वर, इनके बाद बी होता है, बीन होता है, प्लस करके हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। बेटा लिखवा रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखवाया है। आप पूरी क्लास को जब लगातार देखेंगे तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो माई नहीं आएगा, करेक्ट आंसर बेटा आई होगा। तो आंसर किस सेक्शन में हुआ बेटा? आंसर हुआ बी सेक्शन में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। She is one of those persons whom I'm sure always do their best even in the most tiring circumstances। पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, आंसर बताओ। ठीक है, देखो बेटा इसमें ना आप एक काम करो, सब्जेक्ट वर्ब निकालो। ये क्या है आपका सब्जेक्ट और ये क्या है बेटा इसकी वर्ब। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन यहां तक बन गया, इसमें कोई शक नहीं है। वन ऑफ दोज पर्सन हुम आई, बेटा आई क्या है सब्जेक्ट, एम क्या है वर्ब, यानी कि ये हमारा एक कॉम्बिनेशन यहां बन गया। आई एम श्योर ऑलवेज डू, बेटे जो डू है ये क्या है, ये भी तो एक वर्ब है ना, डू देयर बेस्ट, ये क्या है बेटा वर्ब है। अब आप मुझे बताओ इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, और सीधी सी बात है बेटा, सब्जेक्ट निकालने का तरीका है, डू से मैं पूछूं कौन काम करते हैं तो कौन काम करते हैं, शी काम करती है या पर्सन्स काम करते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोबारा ढंग से पढ़ो। शी इज वन ऑफ दोज पर्सन्स, ये उन पर्सन्स में से एक है, whom I am sure always do their best even in the most tiring circumstances। तो बेटा शी के लिए तो डू नहीं आएगा, शी के लिए तो डज आना चाहिए था, इसका मतलब ये पर्सन्स के लिए आया। तो बेटा अगर पर्सन्स के लिए आया तो अब इसका पर्सन्स क्या होगा, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। समझने की कोशिश करना बेटा, ये तो इस वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये चीज कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो इसका मतलब इसके बाद जो आप ये रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हो बेटा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा कब, जब आप इसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो हुम नहीं आएगा, हु विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप समझ पा गए होंगे कि दोज पर्संस हु डू देयर बेस्ट इवन इन द मोस्ट टायरिंग सर्कमस्टांसेस, जो ये उनमें से एक है जो मोस्ट टायरिंग सर्कमस्टांसेस में भी अपना काम करते रहते हैं। तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर विल बी इन द बी सेक्शन। बेटा बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट नंबर ऑफ वर्ब काउंट करके आप इसे आसानी से ब्रेक कर सकते हो। दोबारा देखो, शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब वहां क्लियर है बेटा। आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब यहां क्लियर है। डू एक वर्ब है, जिस वर्ब का हमें सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है कौन होगा, तो बेटा अगर इसका सब्जेक्ट आपको निकालना है तो हमें समझ आ गया कि पर्सन सब्जेक्ट है। अब पर्सन्स के बाद हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो बेटा उसका सब्जेक्टिव केस लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। A body of volunteers has been organized to help the faculty in their attempt to raise funds। ठीक है, करो बेटा क्वेश्चन। A body of volunteers has been organized to help the faculty in their attempt to raise funds। ठीक है, समझो बेटा बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो एक्सप्लेनेशन है वो हो चुकी हैं, तो आपको भी आसान लगेगा। बेटा आ बॉडी आप लिख रहे हो तो ये कैसा होगा, इट विल बी सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपके सर हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा हैज से भी हमें पता चल रहा है कि वर्ब सिंगुलर है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। हैज बीन ऑर्गेनाइज टू हेल्प द फैकल्टी इन देयर, बेटा देयर इसके लिए लगा, ये कैसा है, प्लूरल है। तो या तो बेटा सब्जेक्ट उसका वर्ब उसका एडजेक्टिव सिंगुलर होगा, जैसे आई एम डूइंग माय वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, और या फिर बेटा सब कुछ प्लूरल ही होता है, जैसे दे के साथ है। ठीक है, तो बेटा देयर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इट्स होगा। बॉडी एक कलेक्टिव नाउन है बेटा, इट्स विल बी द प्रॉपर आंसर। अगर हम चाहें बॉडी को, अगर हम मानो लिविंग मान लेते इंसान, तभी तो हिज या हर लगाते, तो इट्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर किस सेक्शन में होगा बेटा, आंसर विल बी इन द सी सेक्शन। ठीक है, बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Everyone of the policemen on duty in UP has given a day's pay as their contribution to the martyrs। क्या आंसर होगा, देखो बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं, अब मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आप आंसर फटाफट फटाफट मिलाना शुरू कर दें। देखो बच्चे,
एवरीवन ऑफ द पुलिसमैन, बेटा नाउन प्लूरल है, ठीक सी बात है, एवरीवन एक की बात करता है, वन बाय वन पुलिसमैन हो गया, ऑन ड्यूटी इन यूपी हैज। बेटा जब ये एवरीवन सिंगुलर है तो आप देखो आपने हैज भी सिंगुलर लगा रखा है, हैज गिवन अ डेज पे एज देयर। अब बेटा जब एवरीवन सिंगुलर है तो ये देयर कैसे लगा दिया, हटा दो, क्या आंसर होगा, हिज विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बताया था कि जब भी आपको ये ना पता चले कि जेंडर क्या है, अनडिसाइडेड होता है, तो हम उसको लिविंग मान लेते हैं, यानी कि मैस्कुलिन मान लेते हैं। तो आंसर किस पार्ट में होगा, दैट विल बी इन सी सेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी, क्या आंसर होगा बताओ बेटा। ठीक है, आप इसको तब तक सॉल्व करो, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सीधी सी एक्सप्लेनेशन है। यू आर एज गुड एज आई या मी, ठीक है, या ये वाला लिखो, यू आर बेटर देन आई या मी, ठीक है, दो हैं बच्चे, यू आर एज गुड एज आई या मी और यू आर बेटर देन आई या मी। ठीक है, अब समझो बेटा, यू आर एज गुड एज आई और मी, यू आर बेटर देन आई और मी, तो इसको हमें समझना है। देखो सीधी सी बात है बेटा, आप अच्छी अच्छी डिक्शनरीज पे तो ट्रस्ट करोगे ही, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया यू आर एज गुड एज आई एम। बेटा होता क्या है कि वो आपको ना यहां तक लिख के देते हैं आई एम तक, ठीक है। अब इस बात से आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि बेटा अगर मैं भी एम लगा दूं यहां और मैं आपसे पूछूं आई होगा या मी होगा, तो आप कहेंगे सर एम वर्ब है इसलिए सब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो इसलिए बेटा आपके पेपर में इस एम को हाइड कर लिया जाता है, यानी कि इसको छुपा लिया जाता है, तब आपसे पूछते हैं। तो अब आप इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ब्रेक कर लो आसानी से। कैसे बेटा, समझने की कोशिश करो। हमने कहा यू आर एज गुड एज, तुम उतनी ही अच्छे हो जितना अच्छा मैं। तो बेटा मैं नहीं, मतलब मैं हूं, यानी कि मेरे होने से। तो इसके बाद जो एम है वो बेटा अंडरस्टूड है, इसीलिए इसमें मी नहीं आएगा, आई विल बी द करेक्ट आंसर। यू आर बेटर देन, बेटा तुम मेरे होने से अच्छे हो, मुझसे अच्छे नहीं हो, मेरे होने से अच्छे हो, मुझसे अच्छे नहीं हो, तो एम करेक्ट है, आई विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं तो बेटा हमने यहां भी क्या कहा है, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। तो बेटा देन मी क्यों होगा, देन आई विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो वो ना ही उसका ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई, वो मुझसे तेज नहीं चल सकते, तो आई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Whom did you mean to hurt by your unkind remarks except Johnson and I? बेटा क्या आंसर होगा, Whom did you mean to hurt by your unkind remarks except Johnson and I? ठीक है, देखो बच्चे, Whom did you mean to hurt में कोई दिक्कत नहीं है, by your unkind remarks except। अब मैं आपसे पूछूं एक्सेप्ट क्या है, तो ये बेटा एक प्रपोजिशन है, ठीक है। आपको क्या बताया था, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है बेटा, समझा रखा है ना, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो जॉनसन हो गया बेटा नाउन, और नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, ठीक। अगर किसी को शक है तो वो चेक कर सकता है बेटा, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है बेटा, राम राइट्स अ लेटर, ये नाउन है, ये भी नाउन है। ये नाउन यहाँ सब्जेक्टिव केस का लिखा गया और ये नाउन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का लिखा गया। बेटा पैसिव वॉइस बना के देख लो, आपने कहा होगा अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय राम। देखो बेटा आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इतनी प्रॉपर और ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दूं कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आपको प्रोनाउन सारा समझ आ जाए। अ लेटर इज रिटन बाय राम, बेटा हमने ये लिख दिया, ठीक है।
तो यहाँ देखो, यहाँ अ लेटर आ गया, तो ये क्या बन गया बेटा, आप सब्जेक्टिव केस में आ गया, ठीक है। और ये क्या बन गया बेटा, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। तो आपने देखा कि हम कभी भी लिखें बेटा, हम नाम जो होता है उसका कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। जैसे मैं कहता हूँ राम टोल्ड मी, तो मी दिखाई देगा, लेकिन राम टोल्ड मोहन, मोहन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। एंड का मतलब बेटा इक्वल्स हो गया। यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी तो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। तो बेटा अगर ये भी ऑब्जेक्टिव केस होगा तो आई नहीं आएगा, मी विल बी द करेक्ट आंसर, मी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। Every one of the politicians who are supported by the ruling party mark the original purpose of politics। क्या आंसर होगा? Every one of the politicians who are supported by the political part ruling party mark the original purpose of politics। ठीक है, देखो बच्चों, जो जो समझाया था उसी को मिलाना, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना। एवरी वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, बेटा एवरी वन के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर, ठीक है। अब ये आ गया बेटा हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु की तो अपनी कोई वर्ब नहीं होती है, तो हु किसके लिए आया, पॉलिटिशियंस के लिए। पॉलिटिशियंस कैसे हैं, प्लूरल, तो बेटा सीधी सी बात है आर कैसा है, प्लूरल है। इसका मतलब ये जो एग्रीमेंट है प्लूरल का, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब एवरीवन कैसा है बेटा, सिंगुलर है, मुझे इसकी वर्ब ढूंढनी है, बस वर्ब ढूंढ लो एक और। तो आर सपोर्टेड बाय द रूलिंग पार्टी मार द ओरिजिनल पर्पस ऑफ पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स। बेटे जो मार लिखा गया है ना, ये एक वर्ब होता है, और इस वर्ब का मतलब होता है टू स्पॉइल, यानी कि किसी चीज को बेटा खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, ठीक है, बेकार कर देना, बुरा कर देना। तो मार नहीं आएगा, इसको सिंगुलर बना दो, करेक्ट आंसर होगा मार्स, ठीक है। तो आंसर किस पार्ट में हुआ बेटा, आंसर तो हुआ हमारा सी सेक्शन में, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सीधी सी है। एवरी वन ऑफ द पॉलिटिशियंस में कोई दिक्कत नहीं है, एवरी वन ऑफ द पॉलिटिशियंस होगा who are supported by the ruling party। तो who are supported by the ruling party, it is also correct। मार द ओरिजिनल पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स, तो मार्स विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एवरीवन हमारा सिंगुलर है तो उसकी वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, तो ये आपकी वर्ब नंबर 1 हो गई। और बेटा ये आपका हु जो था, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, तो आपकी वर्ब नंबर 2 हो गई, बात खत्म हो गई। अब आप दोनों सब्जेक्ट दोनों वर्ब को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। After every participant had 3 minutes to express their opinion, a debate was thrown open to the audience। ठीक है, करो क्वेश्चन को सॉल्व। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी कम होती चली जाएंगी। जो भी नया रूल आएगा बेटा वहां एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगी, वरना एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी सबसाइड हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत सारी एक्सप्लेनेशन पहले दे चुके हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, आफ्टर एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी के बाद पार्टिसिपेंट बिल्कुल सही है, सिंगुलर ही आएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में जो हेड है, कुछ बच्चे तो यही गलती कर देते हैं बेटा, यहाँ पहला हेड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हेड यहाँ मेन वर्ब है, यानी कि कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। इसको आप ऐसे कह सकते हो, भाई मैंने एक सेंटेंस कहा आई हैड टेकन, ध्यान से सुनना, आई हैड टेकन माई लंच, मानो हमने ये सेंटेंस लिखा होता, मैं अपना लंच कर चुका था, ठीक है। तो बेटा टेक की थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है। खाने पीने के लिए बेटा हम हैड का भी यूज करते हैं, तो मैंने आई लिखा, हैड लगा दिया, और फिर टेकन की जगह क्या लगा दिया बेटा, हैड लगा दिया, एंड दैट इज योर माई लंच। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम ये तो क्लैरिफाई कर चुके कि हेड के साथ हेड आ सकता है, ठीक है। तो आफ्टर एवरी पार्टिसिपेंट हैड 3 मिनट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो बेटा एवरी और पार्टिसिपेंट कैसा है, ये सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो बेटे जो सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, ये कभी आपको ये नहीं बता पाती कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। जैसे आप दे के साथ भी वेंट लगाते हो और ही के साथ भी वेंट ही लगाते हो, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं देयर, तो बेटा ये तो बता पा रहा है ना कि ये प्लूरल है। तो हमारा कहना ये है कि हमारा पार्टिसिपेंट सिंगुलर है, इसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं। ये हेड से हमें पता नहीं चला, लेकिन ये सही कंस्ट्रक्शन है, तो देयर नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, हिज विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा आंसर किस पार्ट में हुआ, आंसर इज इन द बी सेक्शन, ठीक है, बी पार्ट में इसका आंसर होगा। पेन पेपर साथ रखना, सब कुछ नोट कर लेना जो जो आपके काम के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाए, वन ऑफ माई फ्रेंड सेज दैट हिज चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स। क्या आंसर होगा, देख के बताओ बेटा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेज दैट हिज चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स।
ओके देखो बच्चों, यू आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यू ही आपका ऑब्जेक्ट होगा, बेटा योर आपका एडजेक्टिव होगा और योर्स आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है, यू योर योर्स ये चारों बनते हैं। तो मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, ये बिल्कुल सही है, और वन ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दैट हिज चॉइस, उसकी चॉइस क्या है बेटा, इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम योर्स। तो बेटा योर्स नहीं होगा ना, या तो लिखो बेटा योर चॉइस, ध्यान से सुनना, या तो लिखो योर चॉइस, यही तो आप कहना चाह रहे हो, मैं तो आपको ओपन करके समझा रहा हूं, या तो आप ये लिखो कि योर चॉइस, ठीक है। अगर बेटा योर चॉइस नहीं लिखना है तो इक्वलेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वाई ओ यू आर एस, योर्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा आंसर किस सेक्शन में हुआ, आंसर इज इन द सी सेक्शन, ठीक है। और आपको करना क्या था, इस योर्स को हटा के वाई ओ यू आर एस ये वाला लिखना था, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Whatever work that which you undertake, put your best efforts in it. Whatever work that which you undertake, put your best efforts in it. बेटा बताओ क्या आंसर होना चाहिए। देखो बेटा वॉट एवर वर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुट योर, मैं आपको बता दूं, ये वैसे भी ये वर्क क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ऐसे समझ जाओ बेटा। पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट, ये इसका मतलब प्रेडिकेट है, यानी कि इसकी वर्ब है, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब समझ आ गया। बेटा यू क्या है, सब्जेक्ट है, अंडरटेक क्या है, वर्ब है, तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ सेंटेंस नंबर 1 भी है और यहाँ सेंटेंस नंबर 2 भी है, दोनों के बीच हमें लगाना है कंजंक्शन। तो बेटा कितने कंजंक्शन लगेंगे, सीधी सी बात है, कंजंक्शन लगेगा एक, ठीक है। अब यहाँ तो हमने 2 लगा दिए, दैट या विच, तो बेटा एक हटाना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम आंसर किस पार्ट में मार्क करें, अगर हमसे पूछा जाए तो हमने कहा आंसर होगा बी पार्ट में, बेटा बात हमारी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर हटाना हो, चॉइस में आ जाए तो कौन सा हटाएं, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ विच हटेगा, दैट नहीं हटेगा, क्यों, वॉट एवर वर्क, जो कोई भी वर्क, यानी कि आपने इसकी वैल्यू को फिक्स्ड कर दिया, और बेटा जब भी ये फिक्स्ड वैल्यूज होती है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, as it was Ranjan's first interview, he dressed himself in his most formal suit. क्या आंसर होगा बताओ बच्चे। देखो, as it was Ranjan's first interview, he dressed himself in his most formal suit. बेटा एक नोट होता है, मैं आपके लिए लिखूंगा फिर आपको समझा दूंगा। हम ये कहते हैं, we never use reflexive pronoun after the following verbs, ठीक है। हमें बता दिया जाता है कुछ वर्ब के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, वर्ब भी बताई जाती हैं, जैसे ड्रेस विद, कीप, स्टॉप, शेव, ठीक है। सुनो, अब खुद से समझने की कोशिश करना। बेटा देखो, रटने वाले तो बहुत रटते हैं, मतलब बच्चे ऐसे हैं उन्हें बुक एकदम रटी रहती है, वो कुछ भी पूछ लो बता देंगे, पेज नंबर इस पे थर्ड लाइन में लिखा हुआ था, ऐसे भी रटे हुए, ठीक है। लेकिन समझ लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रटा हुआ शायद पेपर में काम ना आए। बेटा जैसे मैं कहता हूँ कि आई ड्रेस्ड माई सेल्फ, मैंने आज खुद को कपड़े पहनाए, बेटा क्या ये बात आपको सुनने में अच्छी लगती है कि आज मैं कपड़े नहीं पहन रहा था, भागा जा रहा था तो मैंने खुद को पकड़ लिया, कैसे भागोगे, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। या हम ऐसे कहते हैं बेटा आई बेद माई सेल्फ, आज मेरा नहाने का मन नहीं था, मैंने खुद को पकड़ के नहला दिया, ठीक है।
तो ये बेटा रिफ्लेक्सिव क्यों लगाएंगे? रिफ्लेक्सिव तो हम तब लगाएं ना जब काम करने की पॉसिबिलिटीज हो खुद के ऊपर, ठीक है। तो बेटा हमने खुद को नहला लिया, खुद को कपड़े पहना लिए, खुद को शेव कर लिया, ये सब चीजें सुपरफ्लुअस होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इसमें हिमसेल्फ नहीं आएगा, ठीक है। तो ही ड्रेस्ड इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, तो जो आंसर होगा बेटा वो किसमें होगा? दैट विल बी इन सी सेक्शन, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Mr. Washington, a representative, the director of a college, he will attend the meeting on our behalf, ठीक है। क्वेश्चन देखो बड़ा सही है, ठीक है। थोड़े लंबे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझते जाओगे तो बात भी पता चलेगी। देखो एक सेंटेंस हम समझाते हैं पहले, आसान सा। राम, कॉमा लगा के मैंने कहा बेटा माय फ्रेंड, ठीक है, फिर कॉमा लगा दिया। द कैप्टन of the team is a गुड प्लेयर। बेटा ये सेंटेंस आ गया समझ, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप एक्सप्लेनेशन देखो बेटा। अगर मैं पूछूं इसमें राम क्या है, तो बेटा राम को आप लिखेंगे सर ये सब्जेक्टिव केस में नाउन है, सब्जेक्ट है। फिर ये माई फ्रेंड क्या है, तो बेटा माई फ्रेंड क्या है? एग्जैक्टली राम की एक्सप्लेनेशन है। इसे हम कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। क्या कहते हैं बेटा? नाउन इन एपोजिशन, APPOSITION एपोजिशन, यानी कि नाउन इन रेफरेंस। इस नाउन का ये रेफरेंस है, ठीक है। द कैप्टन ऑफ द टीम, अब ये भी क्या है बेटा? दैट इज ऑल्सो द नाउन इन रेफरेंस एपोजिशन, यानी कि ये भी इसका रेफरेंस ही है, ठीक है। तो हमारा जो राम है इसकी वर्ब कहाँ है बेटा? इज है। तो कहने का मतलब है इज अ गुड प्लेयर, बिल्कुल सही है। अब यही एक्सप्लेनेशन बेटा हम ऊपर वाले सेंटेंस पे भी ट्राई करते हैं। मिस्टर वॉशिंगटन, ये हमारा बेटा बना सब्जेक्ट, लिख दो इसको सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये आर रिप्रेजेंटेटिव, ये बना बेटा इसका नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ अ कॉलेज, ये इनका अपोजिशन रेफरेंस है, ठीक। अब ये ही विल अटेंड, तो बेटा ही कहां से आ गया? अगर मैं यहां भी ही लगा दूं तो इस ही की वर्ब कौन है? आप अगर कहते हैं सर ही की वर्ब तो इज है, तो बेटा इस राम की वर्ब कौन है? इसका मतलब इस ही की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेन सब्जेक्ट है। तो बेटा ही नहीं आएगा, कट लगा देंगे। आंसर किस सेक्शन में बन जाएगा आपका? बेटा आंसर हो गया आपका फिर से सी सेक्शन में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। He could not plan his strategy until he knew whom his opponents could be. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? He could not plan his strategy until he knew whom his opponents could be. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो सेम एक्सप्लेनेशन बेटा आप बता पाओगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पहली बार आया, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखते जाओगे आगे आगे कि हाँ सा मजा आने लगा, अब तो क्वेश्चन हमसे भी बन रहे हैं, ठीक है। ब्रेक करो बेटा। ही क्या होगा? ही आपका सब्जेक्ट होगा। कुड क्या होगा? कुड आपका वर्ब होगा। बेटा ऐसे ही पढ़ते जाया करो। कुड नॉट प्लान मतलब ये वर्ब फ्रेज बन गई बेटा यहां तक, यहां तक। तो इसका मतलब इसमें हम अलग अलग दो वर्ब काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हिज स्ट्रेटजी अंटिल ही न्यू, ही क्या बेटा? फिर से सब्जेक्ट है। न्यू क्या है? ये इसका वर्ब होगा। ओके, हुम को काउंट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है। हिज अपोनेंट्स, बेटा अपोनेंट्स कौन हो गए? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। और हुम हिज अपोनेंट्स कुड बी, बेटा कुड बी क्या है? ये आपका बन गया वर्ब, ठीक है। तो अब आप इसमें सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव काउंट कर लेंगे तो देखेंगे बेटा। ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी, वो अपनी स्ट्रेटजी को प्लान नहीं कर सकता अंटिल ही न्यू, जब तक वो ना जानता हो हुम हिज अपोनेंट्स कुड बी, कि उसके जो अपोनेंट्स हैं वो कौन है, ठीक है। तो बेटा ये जो हुम हिज अपोनेंट्स कुड बी, एक मिनट, ठीक है बेटा ऐसे करो। ही न्यू हिज अपोनेंट्स, ठीक है। हु कुड बी, ये बेटा इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो कुड बी क्या है? वर्ब है। तो बेटा हुम नहीं आएगा, हु विल बी द करेक्ट आंसर। अब सही है ना बेटा? सेंटेंस है ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी अंटिल ही न्यू हु कुड बी हिज अपोनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे होगा बेटा कि कौन उसके अपोनेंट्स होंगे, हु कुड बी। ऐसा थोड़ी है कि हुम हिज अपोनेंट्स कुड बी। तो बेटा ये वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट देना होगा, हु विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे बनेगा। ये गलती सब्जेक्ट लिख दिया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
Last year he went to Stratford on Avon at his uncle's village and enjoyed very much there. ठीक है, देखो ये नया क्वेश्चन आ गया, इसके एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं, फिर आप बाकी क्वेश्चंस बना लोगे। कैसे, देखो बेटा, जैसे हम कहते हैं वी ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव pronoun after the following verbs if there is no object। ठीक है, वर्ब कौन सी है मैं लिख देता हूं बेटा, सबसे काम की तो है enjoy, avail of, poison। ठीक है, इन्हें तो बिल्कुल रट लेना, ये तो बहुत ही काम आती है। ठीक है, enjoy, avail of, poison। फिर आपकी वर्ब होती है जैसे इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, एब्सेंट होगा, रिकॉन्साइल होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये सब के सब ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बेटा ये क्या करती हैं, खुद को ही अपना ऑब्जेक्ट बना लेती हैं। जैसे लास्ट ईयर ही वेंट ऑन टू स्टार्टफोर्ड ऑन एवन एट हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच देयर। बेटा एंजॉय किया, कितना एंजॉय किया, वेरी मच देयर। तो ये बेटा आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली आपको एडवर्ब फ्रेज दिखाई दे रही है, यानी कि एडवर्बियल, ADVERBIAL, ये आपको एडवर्बियल दिखाई दे रहा है। ठीक है, एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होती है, तो बेटा या तो ऐसे होता है, देखो अगर मैं कहता हूं वी एंजॉयड अ मूवी, बेटा हमने क्या एंजॉय किया, मूवी। तो जब हमने वी एंजॉयड अ मूवी लिख दिया तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। और बच्चे अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वी एंजॉयड देयर, देखते जाना, वी एंजॉयड देयर, हमने कहा एंजॉय किया, वहां, तो ये तो एडवर्बियल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस एंजॉय के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा आपको यहाँ एंजॉय के बाद क्या लिखना होगा, इट विल बी आवरसेल्व्स, यानी कि अपने सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट विल बी बेटा हिमसेल्फ विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर किस सेक्शन में होगा, दैट इज इन आंसर इज इन द सी सेक्शन। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Wherever they go, Indians easily adapt to local circumstances. Wherever they go, Indians easily adapt to local circumstances. ठीक है, बनाते हैं बेटा, wherever they go, Indians easily adapt themselves। ठीक है, पहली बात ऐसे समझ लो बेटा, wherever जहां कहीं भी वो जाते हैं, they go। ठीक है, इंडियन इजीली अडेप्ट, बेटा ये जो अडेप्ट होता है इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, क्योंकि वो खुद को अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अडेप्ट के बाद बेटा क्या लिखना होगा, इट विल बी देम, SELVES विल बी द करेक्ट आंसर, अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लोकल सर्कमस्टांसेस, यानी कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां भी लगाना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। The teacher was busy and asked three of us to divide the piece of work and do it at once। बेटा क्या आंसर होगा, करके दिखाओ। The teacher was busy and asked three of us to divide the pieces of work and do it at once। देखो बच्चों, द टीचर ये तो हमारा सब्जेक्ट ही है, वॉज बिजी वर्ब भी सही है, एंड आस्क्ड पास्ट में बिल्कुल सही चल रहा है। किससे पूछा बेटा, थ्री ऑफ अस, हम तीनों से, टू डिवाइड द पीसेस ऑफ वर्क। वर्क बेटा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसको काउंटेबल करने के लिए हम ऐसे बता देते हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आपने पढ़ा होगा, आई हैव टू पीसेस ऑफ वर्क, मेरे पास दो काम है। ठीक है, तो बेटा पीसेस मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिट को, जब बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पीसेस कैसा बन गया, प्लूरल बन गया। नाउ द वर्क इज नॉट देयर, पीसेस आर देयर, तो बेटा एक मतलब टास्क बन गई ना, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, तो ऐसे टास्क डिसाइड होगी, टास्क 1, टास्क 2, तो बेटा टास्क तो प्लूरल होगा, तो इट नहीं आएगा, देयर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओ सॉरी, दैम विल बी द करेक्ट आंसर, डू दैम एट वंस, इन्हें एक साथ करो। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द ट्रेड फेयर इन दिल्ली एंड एंजॉय देयर। बेटा सेम क्वेश्चन अभी अभी कराया गया था, याद आ गया होगा। माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द ट्रेड फेयर इन दिल्ली एंड एंजॉय देयर। बेटा देयर क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो किससे पूछा बेटा, मुझसे, तो एंजॉयड माई सेल्फ विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे होगा ना,
वहां ही था तो हिमसेल्फ आ गया, तो माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द ट्रेड फेयर इन दिल्ली एंड एंजॉयड माई सेल्फ देयर। नेक्स्ट आ जाओ। whenever you speak, take care that other are not hurt by your by your words। ठीक है, देखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो क्या होगा बेटा। whenever you speak, जब कभी भी तुम बोलते हो, टेक केयर दैट अदर आर नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स। ठीक है, आ जाओ बेटा। whenever तो कंजंक्शन है, यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है आपका वर्ब है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, स्पीक टेक केयर, ध्यान रखना। स्पीक whenever you speak take care, ध्यान रखो दैट की अदर आर नॉट, बेटा ये क्या है वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी तो होगा, तो बेटा अदर एक एडजेक्टिव होता है, इसका प्रोनाउन होता है OTHERS अदर्स। वैसे भी समझ आ गया, अदर इज होना चाहिए था, सब्जेक्ट वर्ब तो मिलाओगे ना, सो अदर्स आर नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट। whenever they go out shopping they take his pet dog with them। ठीक है, whenever they go out shopping they take his pet dog with them। ठीक है बेटा, प्रोनाउन के क्वेश्चन है, दिमाग भी लगा रहे होगे। whenever they go out, ये तो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, बेटा गो कैसी है वर्ब प्लूरल, ये एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, शॉपिंग। दे टेक हिज, बेटा दे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, टेक क्या है, ये आपके वर्ब है प्लूरल, हिज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, THEIR देयर। ठीक है, देयर पेट डॉग विद दैम होगा। ठीक है, THEIR होगा बेटा, तो देयर मतलब प्लूरल के साथ प्लूरल लगाना है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे नेक्स्ट। You should inform your superiors about all those events who are directly related to your work। You should inform your superiors about all those events who are directly related to your work। करो बेटा सॉल्व। करो बेटा, 2 मिनट का ब्रेक पॉज ले लेते हैं। ठीक है, अभी करते हैं विद इन 2 मिनट्स। सो शुरू करें। यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स अबाउट ऑल दोज इवेंट्स हु आर। बेटे जो इवेंट्स लिखा गया ये तो नॉन लिविंग है ना, दिस इज योर नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये बताओ ये जो हु आता है किसके साथ आता है, दैट इज विद लिविंग, तो बेटा सीधी सी बात है हु नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो किस सेक्शन में होगा, दैट इज इन बी सेक्शन। ये आसान क्वेश्चन है कि लिविंग बीइंग के साथ हु लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ विच लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। I do not understand what to make employees so agitated on such trivial issues। I do not understand what to make employees so agitated on such trivial issues। बेटा क्या आंसर होगा, आई सब्जेक्ट है बेटा, डू आपका वर्ब है। ठीक है, ये आपका वर्ब फ्रेज बन गया। डू नॉट अंडरस्टैंड, इसको छूने की जरूरत नहीं है कि कभी सोचे कि डू अलग वर्ब है, अंडरस्टैंड अलग वर्ब है।
व्हाट टू मेक, बेटा व्हाट आपको मैंने बताया था कि व्हाट एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर ये बेटा प्रोनाउन होता है तो जो टू मेक है इन्फिनेटिव है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ ही टू गो, बेटा ये सही है या ही गोज सही है, ठीक है। बस आपको ये तो सोचना है, छोटी सी बात। तो आप कहेंगे सर ही गोज आएगा, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ आपकी मेन वर्ब होगी, इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बेटा टू गो नहीं आएगा, गलत हो गया। तो सेम इज है बेटा, जब व्हाट प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो देयर शुड बी अ मेन वर्ब, और मेन वर्ब कभी भी इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। तो मेक नहीं, टू मेक नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा बेटा व्हाट मेक्स, ठीक है। तो प्रोनाउन के साथ आपको मेन वर्ब लगानी है, तो व्हाट मेक्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे दैट विल बी इन बी सेक्शन। बेटा इसका आंसर किस पार्ट में होगा? दैट विल बी इन बी सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Anil was a painter whom we all thought would get a contract for that painting. क्या आंसर होगा देखो बच्चे। अनिल was a painter whom we all thought would get a contract for that painting, ठीक है। देखो बच्चों, अनिल क्या है? सब्जेक्ट। वॉज क्या है? वर्ब, ठीक है। बहुत अच्छे से मिला। आप पेंटर क्या होगा बेटा? बी वर्ब का तो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। एंड याद रखेंगे बेटा, ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, ये कभी ना तो सब्जेक्ट होते हैं ना ऑब्जेक्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होते हैं बस, ठीक है। तो हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसे मत काउंट करो। वी क्या होगा बेटा? दैट विल बी योर सब्जेक्ट, ठीक है। ऑल थॉट ये इसके लिए वर्ब हो गई, ठीक। आ जाओ। वुड गेट, बेटा वुड गेट क्या हो गया? ये फिर से आपका वर्ब हो गया। तो आप मुझे काउंट करो कितनी वर्ब है। 1 2 3 वर्ब्स आए हैं, 2 सब्जेक्ट्स आ गया। तो बेटा इस वुड गेट को तो आपको कोई वो मिला ही नहीं सब्जेक्ट। तो अब एक और बात आती है कि वुड गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा कौन कॉन्ट्रैक्ट लेगा? तो आपने कहा अनिल लेगा। अनिल कौन है? आप पेंटर है। तो बेटा पेंटर के लिए आपने हुम क्यों लगा रखा है? फिर हु लगाओ ना। हु विल बी द करेक्ट आंसर, और इसको लिख दो आप सब्जेक्ट। तो नाउ यू कैन काउंट 3 सब्जेक्ट्स आर हियर, 3 वर्ब्स आर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। What does matter most is the behavior and not the polite conversation. Let's see. What does matter most is the behavior and not the polite conversation. What is the correct answer? What does matter most is the behavior and not the polite conversation. So mark your answer बेटा, शुरू करो क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूं, बस आप मुझे बताएंगे। बेटा सेंटेंस है ही गोज, ये तो अभी कराया था ना, ये आप कहेंगे ये सही है, ठीक है। बेटा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ही डज गो, ठीक। ही डज गो। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं। बेटा पहली बात तो ये लिखा जा सकता है, लेकिन ये तब लिखा जाता है जब हम एक्शन को क्या करते हैं? एम्फेसिस देते हैं बेटा एक्शन के ऊपर, ठीक है, तब लिखा जा सकता है। वरना हम ऐसा नहीं लिख सकते, यानी कि हम लिखते हैं ही गोस, ठीक है। तो कहने का मतलब है, मैं इसको गलत नहीं प्रूव कर सकता हूं अभी, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपको टाइम एंड टेंस में पढ़ाया जाएगा। जब आप क्लास में हो तो बेटा टाइम एंड टेंस की, तो आपको ये जरूर पढ़ाया जाता है कि कैसे हम इसको लिखते हैं और कब इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि बिना बात के लिखा जा सकता, ठीक है। आ जाओ। लेकिन हम रेगुलर सेंटेंसेस में ऐसा नहीं करते, तो बेटा व्हाट डज नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी मैंने बताया कि ये एक प्रोनाउन है और इसके लिए सीधे सीधे बेटा मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो डज मैटर ना लिख के हम इस सबको हटा दें और हम सीधे सीधे क्या लिखें? व्हाट मैटर्स मोस्ट। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द बिहेवियर एंड नॉट द पोलाइट कन्वर्सेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If all of you quarrel among yourself, we shall not be able to solve your problems. If all of you quarrel among yourself, we shall not be able to solve your problems. बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल्दी से आंसर नहीं मिल पाती हैं बुक्स में भी, तो मैं आपको इसको लिखूंगा और आपको तब समझाऊंगा। देखो बेटा, ये जो यू वर्ड होता है, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। बेटा यू सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा? यू होगा, ठीक है। बेटा एडजेक्टिव क्या होगा? इट विल बी योर होगा। और रिफ्लेक्सिव क्या होगा? दैट विल नहीं, यू योर योर्स होगा। पहले यहां तक लिखो प्रोनाउन।
और बेटा अब इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इट विल बी YOURSELF। मैं आपको ये भी बता दूं कि बेटा इसका दूसरा ये भी होता है YOURSELVES इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। अब ये दोनों क्यों होते हैं बेटा, यू एग्जैक्टली दो चीजों के लिए काम करता है। जैसे मैंने कहा यू आर अ बॉय, यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। फिर मैंने कहा यू आर बॉयज, यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्व्स। So both the answers are correct, but you have to check whether you is going to address a singular noun or it's going to address a plural noun. Okay, so guys, if you check here, if all of you quarrel, it means all gives me the idea that I'm talking about the plural nouns here. So yourself won't be the correct answer. The correct answer will be your SELVES, yourselves, and the answer will be in B section. Beta, it is not the C, it's B. Sorry, it's B. So answer कहाँ होगा बेटा? Answer will be in B section. Okay. Now the correct answer. Next. Leela is one of the latest additions to Good Drama who appeared in Good Times. मार्क करो बेटा, क्या आंसर होगा? Leela is one of the latest additions to Good Drama who appeared in Good Times. ठीक है, चलो बेटा, लीला name of a play is one of the latest additions to Good Drama. Okay, and drama who appeared, beta, who is for the living being and drama is a non-living. Okay, so who cannot be the correct answer? The correct answer will be which. Okay, and beta the latest shows the equivalent superlative degree, so we can prefer that also. ठीक, तो आंसर किस पार्ट में होगा बेटा? आंसर विल बी इन C section. Okay, C part में आंसर होगा। नेक्स्ट आज, one of them forgot to take their bag from the school. One of them forgot to take their bag from the school. आ जाओ बच्चों, one of के बाद we always use noun and plural, that will be plural, and the verb will be beta singular, correct, and the adjective will be singular. So there नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? His will be the correct answer. ठीक है, बढ़िया। तो आंसर किस पार्ट में होगा बेटा? आंसर विल बी इन द बी सेक्शन। देख रहे हो ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जा रहे हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन कम होती जा रही है, क्योंकि हम पहले ही आपको करा चुके हैं। देखो, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। क्या आंसर होगा? देखो, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस, कंजंक्शन है ना, यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। ओके बेटा, देखो ये पर्सनल प्रोनाउन का ही क्वेश्चन है। थिंग्स आपका सब्जेक्ट है यहाँ, और ये कैसा सब्जेक्ट है बेटा? प्लूरल। तो विल इसके लिए वर्ब है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि जो विल है वो सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी आ जा सकती है। ही के साथ भी विल होगा, दे के साथ भी विल होगा। ठीक, नॉट इम्प्रूव ये इसका वर्ब फ्रेज बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अनलेस कंजंक्शन है, यू योरसेल्फ लुक, ये एम्फेटिक हो गया बेटा। लुक इसके लिए वर्ब हो गया, इनटू इट। अब ये इट किसके लिए आया, बस ये समझना है बेटा। आप कहेंगे सर इट आया थिंग्स के लिए, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर थिंग्स के लिए आया तो थिंग्स कैसा है? प्लूरल। तो बेटा प्लूरल के लिए इट कौन लगाता है? दैम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा? दैम विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर होगा वो किस सेक्शन में होगा बेटा? आपका आंसर होगा सी सेक्शन में। ठीक है, आंसर विल बी इन सी सेक्शन। नेक्स्ट आ जाओ। This is one company who not only sells its products but also gives goods after sales service. This is one company, ये एक कंपनी है बेटा, who not only sells its products but also gives goods after sales services. Okay, sales services कर लेते हैं, सेवाएं होती है। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या आंसर होगा? देखो बच्चों, आज दिस इज वन कंपनी। बेटा कंपनी कैसा नाउन है? इट इज योर नॉन लिविंग। इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है।
ना बहुत अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन है बेटा। नॉन लिविंग है और हु आपका किसके साथ आता है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हमेशा बेटा लिविंग के साथ ही आता है, ठीक है, लिविंग के साथ आता है। तो हमें समझ आ गया कि हु नहीं आएगा, क्या आंसर होगा बेटा, द करेक्ट आंसर विल बी योर विच विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, विच आएगा। और विच आएगा तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो किस पार्ट में बना, दैट इज इन ए सेक्शन बेटा, ए पार्ट में हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। ए बी सी डी कुछ अजीब सा लिखा गया है बेटा, मैं ऐसे करता हूं, ये वाला बी आपको हटा देता हूं, ये आपके लिए बी हो गया, ऐसे कर देते हैं, ये सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब बताओ, हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है बेटा। फिर दोबारा से बात वही आ जाती है कि हमने ये कहा था एक वर्ड होता है सिलेक्शन, ठीक है, और ये आपको ठीक से समझा दिया गया। अब मैं ओरल समझा देता हूं बेटा। सिलेक्शन के लिए जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या आता है, विच आता है। जैसे आपके सामने बुक्स रखी हैं तो आपने कहा विच ऑफ द बुक्स इज योर्स, तुम्हारी कौन सी है। आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं तो किसी ने पूछा कि विच इज योर फादर, तुम्हारे फादर कौन से हैं। और बेटा आपके सामने कई सारे डॉग्स खड़े हैं तो विच वन इज योर्स होगा, यानी कि तुम्हारा कौन सा है। तो जब मैंने कहा हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा वाला। तो बेटा अगर कौन सा वाला है तो सिलेक्शन की बात है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द बॉय whom you thought was an angel turns out to be a rogue। सेंटेंस को ब्रेक करो बेटा, फिर दोबारा से सब्जेक्ट वर्ब काउंट करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, क्योंकि इसमें जो बच्चा सब्जेक्ट वर्ब काउंट कर लेगा उस आंसर समझ आएगा, जो काउंट नहीं कर पाएगा वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। करो बेटा सब्जेक्ट वर्ब काउंट। जब भी हु और हुम का क्वेश्चन आ जाए तो आई सजेस्ट यू ऑल कि एक बार सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूर देख लेना, कितने सब्जेक्ट हैं कितने वर्ब। बेटा द बॉय में बॉय क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा, लिख दूं, ठीक है। हुम, यू क्या होगा बेटा, ये आपका सब्जेक्ट होगा। थॉट क्या होगा, ये आपका वर्ब होगा, ठीक है। समझ आ रहे हैं, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। वॉज क्या है बेटा, वॉज को आप कहेंगे सर ये हमारी वर्ब है। बेटा टर्न्स क्या है, दैट इज ऑल्सो अ वर्ब। तो नाउ यू कैन काउंट हाउ मेनी वर्ब्स आर हियर, 3। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर हियर, 2। तो बेटा हमें सब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए हुम को हटा के क्या लिखना होगा बेटा, हु लिखना होगा। और हु आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आपके पास 3 सब्जेक्ट है, 3 वर्ब है, लेकिन आप ये पूछेंगे कि सर कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए है। मैं ये जान सकता हूँ कि ये जानना आप जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए। तो बेटा मैं आपको जैसे लिखते जाऊँ वैसे सुनना। बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब हमें पता चल गया। अब वॉज वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, तो बेटे जो द बॉय है ना, ये इस वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है, इसको ऐसे मिला लो, ठीक है। द बॉय इस वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है। अब बात आता है कि जो बची है उसके लिए कौन है, तो समझ तो आ गया, फिर भी एक बार लिख देते हैं। बेटे जो हमने हु लगाया है ये किसके लिए है, दैट इज फॉर दिस वर्ब, ठीक है। तो अब आपको 3 सब्जेक्ट, तीनों वर्ब, उनके कॉम्बिनेशंस एकदम ठीक से समझ आ गए होंगे कि कौन सा किसके लिए आया है, ठीक है। तो द बॉय हुम यू थॉट, ये सब्जेक्ट वर्ब आ गया। द बॉय वॉज एन एंजल, द बॉय के लिए हुम आ गया, हु टर्न्स आउट टू बी अ रॉक, ठीक है। ऐसे मिला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Myself and William will take care of the function on Saturday। करो बच्चे आंसर क्या होगा। देखो याद करना तो बड़ा आसान है। आपने सुना होगा बेटा, जब आप कभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो जब बचपन में थे तो नहीं पता होता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो हम ऐसे बोल देते हैं ना, माई सेल्फ रवि। बेटा ऐसे बोल देते हैं माई सेल्फ रवि, ठीक है। तो हम आपको ये बता दूं बेटे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम कभी भी अपना इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से नहीं देते। कहने का मतलब ये होता है बेटा, ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी ना तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन पाएगा, ठीक है, और ना ही बेटा आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन पाएगा, ठीक है। दैट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक।
तो अब हमें ये करना है कि माई सेल्फ को हटा के यहाँ लगाना है आई। लग गया बेटा, आई एंड विलियम। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बेटे जो पर्सनल प्रोनाउन हम लिखते हैं, दिस इज योर पर्सनल प्रोनाउन, तो इसकी एक सीक्वेंस भी होती है। ओके, और बेटा सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम प्रोनाउंस को जोड़ें तो सीक्वेंस बनती है 2, 3 एंड 1। ठीक है, आई होप सो 2, 3, 1 पता होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं लूंगा रिस्क आपके साथ में बिल्कुल भी। बेटा सेकंड पर्सन आता है यू, और थर्ड पर्सन आता है आपका ही, शी, इट होगा, बेटा दे होगा, और किसी का भी नाम जैसे हमने लिख दिया राम, ये सब बेटा थर्ड पर्सन में आते हैं। और फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी। तो बेटा ये आपके पर्सन होते हैं। तो सीक्वेंस बनती है 2, 3, 1। ठीक है, तो अगर 2, 3, 1 सीक्वेंस बनती है तो इसके हिसाब से बेटा हमारा जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस होगा विलियम एंड आई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, विलियम एंड आई होगा। एक और बात हम यहां से समझें, विलियम एंड आई तो हमने कर लिया बेटा, एक चीज और हम समझ लें बेटा, इसका कभी कभी ना एक्सेप्शन बन जाता है जब हम कन्फेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बन जाती है, इट विल बी 1, 2 एंड 3 बन जाती है। तो बेटा मैंने सिर्फ आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, 2 सीक्वेंस होनी है, देख लेना। कन्फेशन का एग्जाम्पल कुछ ऐसे होता है जैसे मैंने कहा आई कॉमा यू एंड राम have beaten महेश। बेटा मैंने ये लिख दिया, बस आपको समझ आ गया होगा कि मैंने, तुमने और राम ने मिलकर महेश को पीट दिया। तो बेटा किसी को पीटना और फिर आप उसको बताते हैं तो दैट विल बी द कन्फेशन। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो आप आंसर लिखेंगे बेटा, इसका आंसर आप किस पार्ट में लिखेंगे, इट विल बी इन ए सेक्शन। ठीक है, इसका आंसर ए पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 46। I and Shelley will proceed on journey tomorrow as it is an auspicious day according to my uncle। क्या आंसर होगा देख के बताओ। I and Shelley will proceed। ठीक है, देखो बेटा अभी अभी क्वेश्चन नंबर 45 में जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसी को देखते हैं। ये जो I है ये आपका कौन सा पर्सन है बेटा, ध्यान से देखो। I आपका कौन सा पर्सन है, आपने कहा I मेरा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और शैले कौन सा है बेटा, शैले हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, समझ आ गया, शैले हमारा थर्ड पर्सन है। तो सीक्वेंस क्या बनती है बेटा, सीक्वेंस बनती है 2, 3 एंड 1। तो बना दो, I एंड शैले हो ही नहीं सकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, SHELLEY शैली। बेटा ये नाम है पोएट का। ठीक है, कभी कोई बच्चा पूछे कि सर क्या है इसका मीनिंग, और एस कैपिटल लिखा गया है तो आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉपर नाउन का ही फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। ठीक, तो शैले एंड आई विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपकी सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, 2, 3, 1 के हिसाब से। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो किस पार्ट में होगा, द आंसर विल बी इन ए सेक्शन। ठीक है, ए सेक्शन में आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। On December 2nd, 1927, the model of Ford, who cost this one $385, was introduced। करो बेटा, क्वेश्चन क्या होगा, ऑन December 2nd, 1927 the model of Ford who cost $385 was introduced। बेटा ऑन December 2nd, 1927 is a date, कुछ नहीं करना है। द मॉडल, एक मॉडल था, अ फोर्ड हु। बेटा अगर मैं फोर्ड की बात करूं, अगर ये किसी कार का मॉडल है, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किया गया, इंसान तो इंट्रोड्यूस कभी होगा नहीं ना ऐसे कि किस कॉस्ट पे इंट्रोड्यूस किया गया इस आदमी को। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, नॉन लिविंग बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉन लिविंग है। और हम सब जानते हैं कि नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी हु नहीं लगाते हैं, हु लिविंग के साथ आता है। तो बेटा हु नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी विच विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा बेटा किस सेक्शन में होगा, आंसर वी हैव इन सी सेक्शन। ठीक है, यहां इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। He is certainly a man whom I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits। ठीक है, तो बच्चों आपको इसमें ये 2 बार ये सब दिख रहा होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये ए बी हो गया और ये है बेटा आपका सी सेक्शन। बस अब आप क्वेश्चन का आंसर बना पाओगे। ठीक है ना, मैंने नंबरिंग चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ए बी एंड सी एंड दैट इज योर नो एरर। तो अब आप बना लो किस पार्ट में है।
He is certainly a man whom I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits. देखो काउंट करें बेटा, हूम वाला क्वेश्चन है, ही को आप क्या कहोगे, सब्जेक्ट कहोगे, ही सब्जेक्ट ही हो सकता है, हिम ऑब्जेक्ट होगा, और इसको आप क्या कहोगे, इट विल बी वर्ब होगा। अ मैन हुम आई नो, बेटा हुम को तो काउंट ही नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है। आई क्या है, दैट विल बी योर सब्जेक्ट, और नो क्या है, ये आपका वर्ब है। बेटा दोनों सब्जेक्ट दोनों वर्ब एक साथ है। वेरी वेल इज ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट, तो जो इज आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो योर वर्ब। बेटा देखना ये भी क्या है, दैट इज ऑल्सो योर वर्ब। ठीक है, हाउ मेनी वर्ब्स आर हियर नाउ, वी कैन काउंट 3 वर्ब्स आर हियर एंड 2 सब्जेक्ट्स आर देयर। तो बेटा अगर मैं पूछता हूं कि इज ट्रस्टवर्दी, तो हु इज ट्रस्टवर्दी, लेट्स सी, भाई ऐसे तो पूछ सकते हैं ना। अगर आप कहते हैं राम वर्क्स हार्ड, भाई सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, भाई अगर मैं कहता हूं राम वर्क्स हार्ड, तो ये बड़ा सीधा सा एक रूल है निकालने का, कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो आप वर्ब से पूछते हैं काम कौन करता है, तो सब्जेक्ट आ जाता है, और किसको बेटा, हुम या व्हाट, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये आंसर निकल जाता है सब्जेक्ट वाला हु से, और ये निकल जाता है बेटा किससे, हुम से या व्हाट से, हुम से या व्हाट से। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। तो हमने यही पूछा बेटा कि इज ट्रस्टवर्दी, हु इज ट्रस्टवर्दी, तो आपने कहा सर ही सर्टेनली अ मैन, ये आदमी ट्रस्टवर्दी है। अब ये आदमी तो सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है बेटा, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो बेटा इसका मतलब इसका प्रोनाउन कौन बन गया, हुम बन गया, तो हुम का सब्जेक्टिव केस आ गया, हु क्या होगा, सब्जेक्ट। और बेटा किस वर्ब के लिए, इस वाली वर्ब के लिए। आई होप सो ये क्वेश्चन आप तैयार कर चुके होंगे बेटा, बहुत काम के क्वेश्चन है, सच में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। द पर्सन which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualification. करो बेटा क्वेश्चन सॉल्व, क्या आंसर होगा जल्दी से बता दो। The person which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualifications. आजो बच्चे, ये आसान क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। द पर्सन ये क्या है, आपका लिविंग बीइंग है। ठीक है बेटा, देखो अगर आपने पहली बार भी प्रोनाउन पढ़ा है तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझा के दिए। ठीक है, पर्सन बेटा लिविंग है, लिविंग के साथ हु आता है, और अगर नॉन लिविंग होता तब हम विच लगाते। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत देर रुक के हम आपको समझाएं। आंसर किस पार्ट में होगा, दैट विल बी इन ए सेक्शन। बेटा हर क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे बॉक्स में बताया गया है, तो आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ही सेज दैट इट्स यू हु वर्कड हार्ड, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ बच्चे। ये बेटा सी लिखा गया है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़। ही सेज, वो कहता है, दैट इट इज यू, ये तुम हो, हु वर्कड हार्ड, जिसने मेहनत की। बेटा ऐसे करें, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सेज क्या है, वर्ब है, दैट क्या है, कंजंक्शन है, छोड़ दो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, इट्स यू लिखा गया है। अब हम बात करते हैं इट्स यू की। एग्जैक्टली बेटे अपने आप में बहुत सही सा क्वेश्चन है। दो तरीके से हम इट्स लिखते हैं, एक ये वाला और बेटा हम एक ये वाला इट्स लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये जो इट्स होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्मेशन होती है किसकी, इट इज की। ठीक है, अब आप ध्यान से देखते जाना, जैसे आपने कहा इट इज अ बुक, बेटा इट इज अ बुक आपने ये कहा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इट्स अ बुक। समझ आ रहा है, ठीक है, क्या लिख सकते हो बेटा, इट्स अ बुक लिख सकते हो। ओके, और आपने कहा बेटा इट्स कवर इज नॉट, सॉरी इज, इट्स कवर इज नॉट गुड, मानो हमने ये लिखा। ठीक है, अब इसे भी समझो बेटे, जो इट्स लिखा गया है अगर मैं इसको अलग अलग आपको दिखा रहा हूं, तो इट्स आपका, इट क्या है, आपका प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, और इज क्या है बेटा, इसमें वर्ब। ठीक, और ये जो आपका इट्स लिखा जाता है ये वाला बेटा, ये पूरा का पूरा क्या होता है, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव होता है, दैट इज योर पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने कहा इट्स कवर, ये बेटा आपका बना एडजेक्टिव, और कवर इसके लिए क्या बन गया बेटा, नाउन, और ये सब्जेक्ट तो इज क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो इट्स कवर इज नॉट गुड विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब हमने कहा कि ही सेज दैट इट्स यू,
बेटा इट्स यू अगर हम कहते हैं तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है प्रोनाउन के ऊपर कैसे रिलेशन दिखा सकता है। जैसे बेटा क्या हम ये लिख सकते हैं माई यू, बस आपको अब समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो माई यू नहीं लिख सकते हैं ना, तो बेटा इट्स नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज यू विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा इस सेंटेंस का जो आंसर हुआ वो किस में हुआ, बी सेक्शन में। ओके, सो गाइज दोज आर द 50 क्वेश्चंस वी हैव टुडे। ये बिल्कुल सारे 50 क्वेश्चंस थे बेटा जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। आपने चाहे बेसिक से पढ़ा है, पहली बार भी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और आंसर्स नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन अपने प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक। और अगर कोई भी डाउट है बेटा तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वी विल मॉडरेट फ्रॉम देयर। तो ये आपका अपना चैनल है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स। बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। वीडियोस को लाइक करते रहें और मेरा रेफरल कोड यूज करें AM सर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आने वाले सारे कोर्सेज में किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। ओके बच्चों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।